5 सालों से हाईटेक खेती, पॉली हाउस फार्मिंग और किचन गार्डनिंग, हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स तकनीक पर काफ़ी अच्छे तरह से ग्राउंड लेवल पर वर्किंग कर रहा हूं। और मैं खेती बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं। गांव में हमारे जो पुश्तैनी खेती होती आ रही है और परिवार पूरा हमारा खेती करता है, तो इस ग्राउंड लेवल की जानकारी को आप तक साझा करने के लिए आज हम लोग ये प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं। JN दिवाकर महाविद्यालय का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस प्रोग्राम के माध्यम से हजारों लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। और घर में कुछ लोग, चुनिंदा लोग सब्जी उत्पादन का शौक रखते हैं, लेकिन कुछ तकनीकी जानकारियों की वजह से वो सब्जियां नहीं उगा पाते हैं। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से, 2 दिन के इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारी पूर्णतः कोशिश रहेगी कि आपको घर में किस तरह से जैविक सब्जियों को उगाना है, और यदि जगह की कमी है तो हाइड्रोपोनिक्स तकनीक को अपनाकर किस तरीके से आपको सब्जियों को उगाना है, और यदि स्वरोजगार अपनाना चाहते हैं तो हाइड्रोपोनिक्स किस तरह से आपको सहायता प्रदान करेगा। शुरू करते हैं हम इस सेशन को। आप सभी का इस 2 दिवसीय प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। सभी का मोस्ट वेलकम है। भारत के भिन्न राज्यों से इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे सभी सहभागियों का बहुत बहुत स्वागत है। शहरी कृषि एवं किचन गार्डनिंग। आज हम किचन गार्डनिंग और शहरी कृषि के ऊपर इस सेशन के द्वारा चर्चा करेंगे। माई सेल्फ तेजराम नागर, एग्रोनॉमिस्ट, तेज एग्री ग्रुप, कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी फॉर फ्यूचर कॉन्टैक्ट। थैंक यू। गृह वाटिका में सब्जी उत्पादन का महत्व। हम लोग सब्जियों का उत्पादन क्यों करें? बाजार से भी हम लोग सब्जियां खरीदते हैं, और फिर हम घर में सब्जियों का उत्पादन क्यों करें? तो बाजार में जैसे अभी लॉकडाउन के चलते हमें सब्जियों में काफी सारी प्रॉब्लम्स आई थी, और बाजार की सब्जियों में कई बार केमिकल युक्त सब्जियां आती हैं। और यदि हम घर पे सब्जियां उगाएंगे तो एक जैविक सब्जी का उत्पादन हम लोग कर पाएंगे। तो आधुनिक जीवन में सब्जी हमारे भोजन की अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। सब्जी मनुष्य जीवन को स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक पोषक तत्व और शरीर को रोगों से बचने के लिए ऊर्जा प्रदान करती हैं। सब्जी में विटामिन, खनिज पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कोरोना के इस काल में इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की बात हो रही है, तो एक अच्छी ऑर्गेनिक सब्जी को हम उत्पादित करेंगे, तभी उसमें सब्जी को उत्पादित करके हमारे इम्यून सिस्टम को हम बढ़ा सकते हैं। एक आहार विशेषज्ञों के अनुसार हमारे भोजन में कम से कम 300 ग्राम सब्जी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मिलना चाहिए। हम लोगों को प्रतिदिन 300 ग्राम सब्जी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खाना चाहिए। इस सब्जी में कौन कौन सी सब्जियों को सम्मिलित करना है? इन सब्जियों में 100 से 125 ग्राम पत्ते वाली सब्जियां, 100 से 120 ग्राम पत्ते वाली सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी, लेट्यूस, पाकचोई, धनिया, ये सारी पत्ते वाली सब्जियों को शामिल करना है। 100 से 125 ग्राम, 80 से 120 ग्राम अन्य दूसरी सब्जियां में आप मूली, गाजर, अन्य सब्जियां ले सकते हैं, भिंडी। और 85 से 100% हमें ये सारी सब्जियों को सम्मिलित करके हमारे भोजन में अच्छी डाइट को सम्मिलित करना है। प्रकृति से जुड़े और शक्तिशाली बने। आज हम लोग प्रकृति को भूल गए हैं।
प्रकृति को भूलते जा रहे हैं, और प्रकृति को जब हम भूल रहे हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है। जब हम प्रकृति से जुड़ के रहेंगे तो इम्यून सिस्टम भी मजबूत होगा और हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे। प्रकृति से जुड़ने का सीधा सीधा मतलब यही है कि आज हम किसी जंगल में तो जाके रह नहीं सकते। आज का जो हमारा आधुनिक जीवन है, इसमें हम प्रकृति से जुड़ने के लिए पेड़ पौधे और सब्जियों को उगाकर एक प्रकृति से हम जुड़ सकते हैं। पेड़ पौधे और सब्जियां जब उगाएंगे तो वातावरण स्वच्छ रहेगा और हमें भी स्वस्थ हवा मिलेगी, स्वस्थ सब्जियां मिलेगी, जिससे हम स्वस्थ रहेंगे। प्रकृति से जुड़े और मैदानी खेल खेलने के कारण हमारा शरीर हष्ट पुष्ट और मजबूत बनता है। हमारे पूर्वज हमसे अधिक शक्तिशाली हुआ करते थे और सामान्य उम्र भी अधिक हुआ करती थी। हमारे पूर्वज बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे, उनकी बॉडी में बहुत शक्ति थी। आज वो शक्ति हमारे शरीर में नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वज प्रकृति से जुड़े हुए थे, प्रकृति से जुड़कर फल फूल सब्जियां को उगाकर खाते थे। आज हम लोग आधुनिक जीवन में ऐसा नहीं कर रहे हैं। और उनकी औसत उम्र भी अधिक थी। जहां औसत उम्र 80 से 90 साल 100 साल हुआ करती थी, वही आज औसत उम्र सिकोड़कर 50 से 60 साल हो गई है। हमारे भोजन में केमिकल युक्त सब्जियां शरीर को कमजोर कर रही हैं और हानिकारक घातक बीमारियों को उत्पन्न कर रही है। आज अगर हम लोग प्रकृति से नहीं जुड़ेंगे और बाजारू सब्जियों पे अगर हमेशा निर्भर रहेंगे तो बाजार में उपलब्ध केमिकल सब्जियों में इंडोसल्फान, मोनोक्रोटोफास, प्रोफिनोफास, ट्राइजोफास, लेमडासाइक्लोथिन, कई सारे सैकड़ों केमिकल्स मिलाए जाते हैं और इन केमिकल्स का सीधा सीधा असर हमारी बॉडी पर होता है। एक रिसर्च के अनुसार मैं आपको अवगत करा रहा हूं कि जितना केमिकल हम साल भर में लेते हैं, चाहे वो फल के माध्यम से, चाहे सब्जी के माध्यम से, चाहे अन्न के माध्यम से, चाहे और किसी माध्यम से, यह सारे केमिकल की यदि आधी मात्रा हम लोग एक बार में ले ले, एक वर्ष में जितना केमिकल हमारी बॉडी में जाता है, उस केमिकल का यदि आधा केमिकल एक बार में ले ले तो हम लोगों को आसानी से हम लोगों को मार सकता है। तो इतना केमिकल एक साल में हम लोग सब्जियों, अन्न, अनाजों के थ्रू खा जाते हैं। तो कम से कम केमिकल वाली सब्जियों को खाना है, घर में सब्जी उगाना है, अच्छी सब्जी खाना है। हमारे पूर्वजों के समय सब्जियों में, फलों में केमिकल का जहर घुला नहीं होता था। तभी के दशकों में सामान्य बात है, पहले कोई केमिकल यूज नहीं होता था। बहुत पहले हरित क्रांति शुरू हुई और हरित क्रांति के साथ ही सारे केमिकल्स शुरू हुए। पहले स्टार्ट में बहुत कम केमिकल उपयोग होते थे। मोनोक्रोटोफास जैसी दवाइयां स्टार्टिंग में उपयोग होती थी। रोगोर जैसी दवाइयों का शुरू में शुरुआत हुई थी, लेकिन आज वो रोगोर वाली दौड़ बहुत आगे निकल गई है और आज सैकड़ों केमिकल्स मार्केट में उपलब्ध हैं और सब्जियों के ऊपर यूज हो रहे हैं। जो केमिकल बैंड हो गए हैं वो भी यूज हो रहे हैं। इसलिए इस प्रोग्राम के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि आप प्रकृति से जुड़ें और शक्तिशाली बने। अब हम लोग सब्जियां सब लोग उगाना चाहते हैं। शहरी क्षेत्र में सभी का शौक होता है कि वो अच्छी सब्जी उगाएं और खाएं, लेकिन शहरी क्षेत्र में सब्जी उगाने के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है स्थान की और मिट्टी की। ये दो मुख्य समस्या होती है कि शहरी क्षेत्र में व्यक्ति कहाँ पे स्थान ढूंढे और कहाँ से मिट्टी लाएं। मिट्टी और स्थान की यदि हम लोग समस्या का समाधान कर दें तो सभी व्यक्ति आसानी से घर में सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं। तो जो घर से आपका कचरा निकलता है, घर के कचरे से बनाए जैविक खाद और उगाएं जैविक सब्जियां, घर का जितना भी कचरा आपका निकलता है, रोज का जितना भी कचरा आपका निकलता है घर से, उससे आप आसानी से जैविक खाद या जैविक मिट्टी बना के उसमें आसानी से आप जैविक सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं। अधिकांश लोग सब्जियां उगाना चाहते हैं पर मिट्टी की समस्या है। उस समस्या के समाधान के लिए आप घर में जैविक खाद बना सकते हैं। जैविक खाद बनाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री, जिस सामग्री से हम लोगों को घर में जैविक खाद बनाना है या जैविक मिट्टी बनाना है फल सब्जी के उत्पादन के लिए, वह किस तरीके से कौन कौन सी सामग्री को सम्मिलित करना है, वो सामग्री यहाँ पर बता रहे हैं। जैविक खाद बनाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली घर से निकलने वाली सामग्री, खाद बनाने के लिए वही सामग्री उपयोग में लाई जाती है
जो आसानी से सड़गल जाती हैं, जो कचरा आसानी से सड़गल जाता है, डिकम्पोज हो जाता है आसानी से, उन सब्जियों से आप आसानी से घर में सब्जी जैविक खाद बना सकते हैं। घर से निकलने वाले सब्जियों के छिलके, जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग सब्जियों का उपयोग करते हैं और डेली हमारे घर से सब्जियों के छिलके निकलते हैं, फलों के छिलके निकलते हैं, सब्जियों के खराब टुकड़े निकलते हैं, पेड़ पौधे की कई सारी पत्तियां निकलती हैं, गार्डन का खरपतवार निकलता है, पौधों की कटिंग निकलती है, घर की खराब सामग्री, बेसन, दाल, चावल, जूस, थोड़ी मिट्टी, ये सब हमारे घर से रोज निकलता है। कभी दाल बच जाती है थोड़ी, कभी बेसन बच जाता है, कभी आटा बच जाता है। ये सारी सामग्री को आप आसानी से खाद में परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि ये सामग्री सारी सड़ने वाली होती हैं, डिकम्पोज होने वाली होती हैं। ये सामग्री डिकम्पोज होकर ऑर्गेनिक कार्बन जनरेट करती हैं, एक अच्छा जैविक खाद बनाता है, एक अच्छी जैविक मिट्टी बनाती है। इन उत्पादों के, इन छिलकों के, इन जो वैसे सामग्रियां हैं, इनके माध्यम से आप जैविक खाद या जैविक मिट्टी बनाकर आसानी से घर में सब्जियां उगा सकते हैं। जैविक खाद बनाने के लिए आपको कौन सी विधि का उपयोग करना है? खाद बनाने के लिए ये मेरे प्रयोग हैं। मैं पिछले 5 सालों से अपने अनुभवों को निरंतर आसान तरीकों से, गृहिणी किस तरीके से अपनी वेस्टेज वाली वस्तुओं से खाद बना सकती हैं, उस पर निरंतर प्रयोग करता हूं। और मैंने पाया, मैं कई सारी विधियों को अपनाया, लेकिन ये जो आसान 3 विधियां हैं जिसको आप दैनिक जीवन में व्यस्त होते हुए भी अपना सकते हैं, उन 3 विधियों के बारे में मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। जैविक खाद बनाने की गड्ढा विधि, इसमें आपको, यदि आपके घर पे थोड़ा स्थान उपलब्ध हो, थोड़ी जगह उपलब्ध हो, तो एक साइड में जाकर आप एक गड्ढा खोदिए। ये गड्ढा 1 फीट गहरा, 2 फीट चौड़ा, 3 फीट लंबा, या आप गोल आकृति का भी गड्ढा खोद सकते हैं। बहुत अधिक गहरा गड्ढा ना खोदे, अन्यथा खाद निकालने में परेशानी होगी। गड्ढा खोदते समय जो मिट्टी आपकी निकली है, ये मिट्टी जैविक खाद या ऑर्गेनिक मिट्टी बनाने के लिए काम में आएगी। अब इसको, इस गड्ढे के अंदर जो आपकी जितनी रोज की सामग्रियां निकलती हैं, वो सामग्रियां इस गड्ढे में डालना है, और जो गड्ढे से मिट्टी निकली है वो थोड़ी थोड़ी डालना है। पहले कचरा, फिर मिट्टी, फिर कचरा, फिर मिट्टी, फिर कचरा, फिर मिट्टी, ऐसे रोज रोज करके इस गड्ढे को भर देना है। और जब ये पूर्णतः गड्ढा भर जाए तो इसे 1 फीट ऊपर तक भरे और थोड़ी इसके अंदर नमी बनाए रखे। स्थान ऐसा चयन करे कि जहां पर बरसात का पानी ना भरता हो और सूर्य की सीधी रोशनी इस गड्ढे पे ना लगे। 3 महीने में ये खाद बनकर तैयार हो जाएगी। मुख्य सावधानी आपको ये रखना है कि इसके अंदर जो कचरा आप डाल रहे हैं, वो कचरे को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाले, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े जल्दी सड़ते हैं, जल्दी डिकम्पोज होते हैं, और वो छोटे टुकड़े जल्दी डिकम्पोज होकर आपको एक ऑर्गेनिक मिट्टी आपको मिल जाएगी। इसमें आप जैविक सब्जियों का उत्पादन करेंगे। दूसरी विधि, यदि आपके घर में स्थान उपलब्ध नहीं है तो खाद बनाने की ड्रम विधि आप अपना सकते हैं। निरंतर हम लोगों को घर में किसी न किसी रूप में 50 लीटर का ड्रम मिल जाता है। कभी वो ड्रम फट जाए या खराब हो जाए, उसको फेंके नहीं। उस ड्रम के अंदर निरंतर आप कचरा डाले। पहले उस ड्रम के अंदर छेद करे, नीचे छेद करे और चारों साइड छेद करे, सभी दूर छेद करके, और इसके नीचे थोड़ा सा कंकर पत्थर डाले। यदि अधिक पानी होगा तो बाहर निकल जाएगा। थोड़ा कंकर डाले नीचे, थोड़ा पत्थर डाले, 2-3 इंच की लेयर लगाए नीचे। उसके बाद में कचरा डाले, फिर मिट्टी डाले, फिर कचरा डाले, फिर मिट्टी डाले। इस तरह से पूरा आप सेकेंड वाला जो आपको ड्रम दिख रहा है, ऐसा भर दे। और भरने के बाद में 3 महीने बाद इस ड्रम के अंदर ही आप सब्जियां लगा सकते हैं। वैसे मैंने तो यह पाया है कि भरते हुए जो खाद है, यदि आपकी एक साथ, यदि आप कचरा भर के, थोड़ी मिट्टी थोड़ा कचरा, थोड़ी मिट्टी थोड़ा कचरा भर के यदि इस ड्रम में कोई बीज लगा देंगे, तो वो आसानी से आपका सब्जी उत्पादित या फल उत्पादित कर सकता है। जैसे आपने कभी इसके अंदर पपीता लगा दिया तो वो फल उत्पादित कर देगा। यदि आपने लौकी लगा दी, गिलकी लगा दिया, टमाटर लगा दिया, बैंगन लगा दिया, तो आसानी से सब्जी इसमें उत्पादित हो जाएगी। और यदि जगह की थोड़ी ज्यादा आपके यहाँ उपलब्धता हो तो आप ग्रो बैग विधि भी इन दोनों विधियों के समान है। जैसा कि वही पहले कचरा फिर मिट्टी, फिर कचरा फिर मिट्टी डालना है, इस तरह से आप आसानी से
जैविक खाद को बनाकर अपने घर में जैविक सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं और बाजार पर थोड़ी अपनी निर्भरता को कम करके घर के थोड़े खर्चे को बचा सकते हैं। घर के कचरे से इंदौर में ओझा ताई कई सालों से खाद बना रही हैं। ओझा ताई मटके से खाद बनाती हैं, ड्रम से खाद बनाती हैं, गड्ढा विधि से खाद बनाती हैं और ताई के यहाँ पर 200 से 250 गमले और कई सारे पौधे इनकी अपनी छत पर एक प्राकृतिक वातावरण को इन्होंने डेवलप किया है और इनकी छत पर एक प्रकृति का नजारा, एक प्रकृति से जुड़ने का आनंद आता है और बहुत ही अच्छा इन्होंने, और यह कई सारे लोगों को मोटिवेट करते हैं और फ्री में कई सारे ग्रुप्स चलाते हैं और ये लोगों को जैविक सब्जियां और जैविक खाद बनाने की विधियां 3 से 4 सालों से बताते हुए आ रहे हैं। गमले में उगाएं जैविक सब्जियां। कई बार आप लोग सब्जियां उगाने का मन बना लेते हैं लेकिन आप उगा नहीं पाते हैं कि कहाँ उगाएं। जगह की कमी है, मिट्टी नहीं है, जगह नहीं है, कहाँ सब्जियों को उगाएं। और शहरी क्षेत्र में घर वैसे छोटे होते हैं और छोटे घरों में रहने की जहाँ दिक्कत है वहाँ सब्जी उगाने का कहाँ आप सोच सकते हैं। तो उसके लिए आप छत के ऊपर गमले में आसानी से सब्जियों को उगा सकते हैं। गमले में सब्जी उगाने के लिए आपको पहले जो आपके घर से निकल रहा है कचरा, उसको जैविक खाद बनाएं। जैविक खाद बनाने से आपको एक तो अच्छी मिट्टी मिलेगी, दूसरा अच्छी खाद मिलेगी, तीसरा नगर निगम को जितना कम कचरा आप दोगे वो जितना कम कचरा नगर निगम ले जाएगी, वह उनका एफर्ट बचेगा, मैन पावर बचेगा और कहीं ना कहीं भारत देश समृद्ध होगा। तो आप लोग बस कचरे से खाद बना के भी एक देश सेवा में सहयोग दे सकते हैं और अपनी खुद का स्वास्थ्य के लिए अच्छी सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं। गमले में किस तरीके से सब्जियां उगाई जाती हैं, मैंने करीब 250 गमले में अध्ययन किया। 250 गमले में सब्जियां उगाई, अलग अलग मीडिया को भरा, मिट्टी को भरा, कोकोपीट को भरा, परलाइट को भरा, राक्यूल को भरा और सारे कई सारे कंपोनेंट्स को भरे मैंने, रेत को भरा, बालू रेत को भरा, लेकिन फाइनलाइज जिसमें मेरे को एक गमले से 7 किलो टमाटर मिला है, वो मिट्टी किस तरीके से बनती है और वो मिट्टी को आप बनाकर किस तरह से घर में जैविक सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पे मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा। ये सारे गमले जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये मेरे ही द्वारा उगाए गए सब्जियां हैं। मूली काफी अच्छी गमले में आप उगा सकते हैं, टमाटर काफी अच्छे उगा सकते हैं, बैंगन काफी अच्छे उगा सकते हैं, स्ट्रॉबेरी उगा सकते हैं। तो गमले में सब्जी उगाने के लिए आपको कुछ चीजें ध्यान रखना पड़ेगी। कई बार हम लोग गमला मार्केट से खरीद के लाए और बस मिट्टी भर दी, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से आप सब्जी उत्पादन में सफल नहीं हो पाएंगे। उसमें चुनिंदा बातों का, कुछ सिलेक्टिव बातों का, मुख्य बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप गमले में सब्जियों का उत्पादन कर अपने स्वास्थ्य को मजबूत बना पाएंगे। गमले में किस तरीके से सब्जी उगाना है आइए चर्चा कर दें। सब्जियां उगाने का शौक गृहिणी को होता है लेकिन स्थान की कमी के कारण सब्जियों उगा नहीं पाते हैं। शहरी क्षेत्र में घर वैसे भी छोटे हैं और इन छोटे घरों में सब्जियां उगाने के लिए गमला एक आपका जरिया बन सकता है। गमला में जब आप सब्जी उगाएंगे या किसी गमले में आप जब सब्जी उगाएंगे तो इस सब्जी को उगाने के लिए आपको एक मीडिया तैयार करना पड़ेगा, एक माध्यम तैयार करना पड़ेगा, एक अच्छी मिट्टी तैयार करनी पड़ेगी, तभी आप सफलतापूर्वक गमले में सब्जी का उत्पादन कर पाएंगे। अन्यथा नॉर्मल मिट्टी या केवल मिट्टी को भरकर जब आप पौधा लगाएंगे तो वो अच्छे से उत्पादित सब्जियों को उत्पादित नहीं कर पाएगा, क्वालिटी सब्जियों का उत्पादन नहीं कर पाएगा, कीट और बीमारियां लग जाएगी, जड़ों का विकास अच्छा नहीं होगा। इसलिए एक माध्यम जो मैंने करीब 250 से 500 गमलों के ऊपर एक रिसर्च को
कि कौन सा आपका सबसे बेहतर मीडिया हो सकता है। मैंने कई सारे 17 तरह की चीजों को भी यूज किया है कि उसमें बॉन मिल, स्टेरा मिल और कई सारी चीजों को मिक्स किया है, लेकिन मैंने 3-4 चीजों का इसमें ध्यान रखा है कि शहरी क्षेत्र के लोग आसानी से उपलब्ध मीडिया को किस तरह के बनाकर गमले में भरकर सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं। तो फाइनलाइज जो मीडिया सबसे अच्छा मुझे लगा और आम जनजीवन को बनाने में जो आसानी है, आसानी से जो चीजें उपलब्ध हो जाती हैं, उस मीडिया की मैं बात कर रहा हूं। गमले में सब्जी उगाने से पहले आपको मिट्टी को तैयार करना रहता है। उस मिट्टी में आपको जो मिट्टी को लेना है वो 40% आपको मिट्टी लेना है। गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट, एक कोई भी आप इसमें से खाद का उपयोग कर सकते हैं। या तो आप गोबर खाद 40% ले लें या वर्मी कंपोस्ट 40% ले लें। मिट्टी लें 40%, गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट ले 40%, कोकोपीट ले आप 20%, नीम खली डाले इस गमले के अंदर आप 25 ग्राम प्रति गमला, और इस गमले में 10 ग्राम प्रति गमले के हिसाब से ट्राइकोडर्मा विरिडी पाउडर आप इसके अंदर मिक्स करें। यह 25 ग्राम नीम खली 12 इंच के गमले के लिए मैं आपको बता रहा हूं। यदि आपका गमला बड़ा है तो उसके अंदर आप अधिक नीम खली डाल सकते हैं। 12 इंच के गमले में आपको 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी प्रति गमले के हिसाब से डालना है। तो 40% आप मिट्टी लेंगे, 40% गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट लेंगे, 20% आप कोकोपीट लेंगे, 25 ग्राम आप नीम खली लेंगे और 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा लेंगे। इन सभी को मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद में आपको गमला भरना है। अभी गमले को भरते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी है वो मैं चर्चा करूंगा। अभी आपने मिट्टी तैयार करी है, इस मिट्टी को तैयार करने के बाद में गमले को भरते समय कौन कौन सी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपसे अगली स्लाइड में चर्चा करूंगा। समझ पा रहे हैं? जी सर, बहुत Yes, बहुत sir. अच्छे से। गमले की जो भराई होती है, आपने घर से निकलने वाले जैविक कचरे से जैविक खाद, जैविक मिट्टी बना ली, कचरे को आपने नियंत्रित कर लिया, फिर आपने मिट्टी बना ली, उसी जैविक खाद से आपने मिट्टी बना ली। 40% मिट्टी की आवश्यकता है। जो कचरा था उसको आपने खाद में बदला और उस खाद को मिट्टी में मिक्स किया, और अब ये जो तैयार मीडिया हुआ है, आपकी मिट्टी तैयार हुई है, इसको कैसे आपको गमले में भरना है, छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना है। तभी आप गमले में सब्जियां उगा पाने में सफल रहेंगे। अन्यथा पानी भर जाएगा, जड़ सड़न रोग लग जाएगा, कीट लग जाएंगे, बीमारियां लग जाएंगी, कई सारे ऐसे वाहक लगेंगे जो आपकी सब्जी उत्पादन में व्यावधा डालेंगे और आप सब्जी उत्पादन नहीं कर पाएंगे। गमले की भराई किस तरह से करना है वो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले मार्केट से जो आप गमला लाते हैं वो गमला हो सके तो आप सीमेंट का या मिट्टी का लेके आइए, क्योंकि सीमेंट के गमले में और मिट्टी के गमले में जो रूट जोन है, जो तापमान है, जड़ों का जो तापमान है, पौधे की जो जड़ है उस जड़ का तापमान है जिसे हम रूट टेम्परेचर कहते हैं, वो मिट्टी के या सीमेंट के गमले में नियंत्रित रहता है। वो वातावरण के साथ में गर्मी को या ठंड को लेता देता रहता है, और ये प्राकृतिक चीजों से बनी होने के कारण गमले में जो सीमेंट और मिट्टी का होता है उससे आपका जड़ का तापमान नियंत्रित रहता है, जिससे पौध उगाने में अच्छी सफलता मिलती है। मैंने प्लास्टिक के कई सारे गमले में पौधे उगाए थे, मिट्टी के गमलों में उगाए थे, सीमेंट के गमलों में उगाए थे, लेकिन जो परिणाम मिट्टी के गमले में और सीमेंट के गमलों में मिले हैं वो परिणाम प्लास्टिक गमलों में नहीं मिलते हैं। अधिक गर्मी होने के कारण गमला गर्म हो जाता है, और जब गमला गर्म होता है तो मीडिया भी गर्म होता है, और मीडिया गर्म होता है तो रूट गर्म होती है, और रूट गर्म होने से पौधे की फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। उसकी फिजियोलॉजी जब डिस्टर्ब होती है तो कई सारे रोग, बीमारी, फूल झड़ना और कई सारी आम समस्याएं आने लगती हैं। तो गमला आपको सीमेंट का या मिट्टी का लेना है। इस गमले को मिट्टी भरने के पहले गमले के नीचे की ओर छेद करे। जब आप गमला लेंगे
उस गमले के नीचे आपको छेद करना है, अच्छा बड़ा छेद कर दें जिससे पानी आसानी से बाहर निकल जाए। और फिर इस गमले में मिट्टी डालने से पहले इसके पेंदे में, जैसा कि आप सेकंड फोटो में देख रहे हैं, पहले में गमले में छेद है, दूसरे में 5 से 10 पत्थर डालना है छेद के ऊपर। थोड़ा सा आपको यहाँ बदलना पड़ेगा। बहुत सारे शहरी क्षेत्र के लोग एक पत्थर रख देते हैं, वो एक पत्थर नहीं रखना है, छोटे छोटे 10 5 से 10 पत्थर रखना है। ये जो पत्थर आप रखते हैं, ये पत्थर नीचे जाके पानी से ठंडे होते हैं और ठंडे होने के बाद में गमले के वातावरण को, रूट जोन के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं और जो तापमान रूट जोन को चाहिए वो तापमान उसको देते हैं। और दूसरा सहायक काम, ये अधिक पानी को गमले से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। तो गमले के तापमान को ये नियंत्रित करते हैं और दूसरा यह अधिक पानी को बाहर करते हैं। तो 10 से 15 छोटे छोटे ईंट के टुकड़े या कोई छोटे छोटे पत्थर इसके नीचे रखें, गमले के नीचे छेद करे, छेद करने के बाद पत्थर रखे। फिर इसके अंदर जो आपने मीडिया बनाया है, आपने जो मिट्टी 40%, वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट और ट्राइकोडर्मा, ये सारा मिक्स करके जो आपने बनाया है मीडिया, जो मिट्टी बनाई है, वो मिट्टी अब इस गमले में भरे। और भरने के बाद में आपको यहाँ एक सावधानी और रखना है। जब आप कोई भी बीज बोते हैं, चाहे आप पालक बोए, धनिया बोए, मेथी बोए, मूली बोए, गाजर बोए या कोई भी XYZ कोई भी सब्जियां बोए, तो आपको जैसे जो बड़ी सब्जियां हैं उनकी संख्या में आपको बता रहा हूं। यदि 12 इंच के गमले में आपको टमाटर के पौधे लगाना है, टमाटर, बैंगन, मिर्ची, ये पौधे जो लगाना है, टमाटर, मिर्ची, बैंगन, लौकी, गिलकी, करेला, ये जो सब्जियां हैं, जो मैंने 6 सब्जियां आपको बताई हैं, ये सब्जियां आप 2 पौधे से ज्यादा एक गमले में ना लगाएं। हो सके तो टमाटर, बैंगन, मिर्ची के एक एक पौधे लगाएं। हो सके तो 12 इंच के गमले में लौकी, गिलकी, कद्दू, इनका एक पौधा लगाएं। बहुत अधिक बीज डाल देते हैं, बहुत अधिक प्लांट की पॉपुलेशन हो जाती है, बहुत अधिक डेंसिटी हो जाती है प्लांट्स की, वो सर्वाइव नहीं होता है और प्रोडक्शन नहीं देता है। इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आपको बहुत गहराई पे बीज को नहीं डालना है। जब आप बीज, कोई भी बीज आप सोइंग कर रहे हैं, सीड सोइंग के टाइम में आपको 1 से 2 इंच, 2 इंच तो और गहरा हो जाएगा, 1 से 1.5 इंच गहरा आप बीजों को रखें। यदि बड़ा बीज है जैसे लौकी, कद्दू, ये बीजों को आप 2 इंच गहराई पे रख सकते हैं और इनमें समान रूप से, समान दूरी पर गमले में सब्जियों का बीज की बुआई करें। यदि पालक या धनिया या मूली ये लगा रहे हैं 12 इंच के गमले में, तो ये 8 से 10 बीज से अधिक ना डालें। ये आपको बीज की संख्या बहुत कम लगेगी, लेकिन ये साइंटिफिक चीज बता रहा हूं आपको, मैंने प्रयोग किए हैं और उस प्रयोग के आधार पे आपको बता रहा हूं कि आपको मूली अगर लगाना है तो 12 इंच के गमले में 5 से 6 मूली से ज्यादा ना लगाएं। पालक लगा रहे हैं तो 8-10 बीज से ज्यादा ना डालें। धनिया लगा रहे हैं तो 8 से 10 बीज डालें, इतने ज्यादा बीज ना डालें। बीजों को डालने के बाद में आप सबसे बड़ी एक गलती करते हैं, उसी टाइम बहुत सारा पानी डाल देते हैं और ज्यादा पानी से बीज सड़ जाता है। अधिक मॉइस्चर होने से बीज सड़ जाता है, बीज में सड़न लग जाती हैं। इसलिए जब आप बीज बुआई कर रहे हैं मिट्टी में, एक तो अधिक गहरा न बोएं बीज को, दूसरा झारे की सहायता से हल्का 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 पानी डालें, जिससे बीज के अंकुरण में कोई व्यावधा उत्पन्न नहीं होगी और बीज आसानी से अंकुरित हो जाएगा। आपको बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना रहेगा, तभी आप गमले में सफलतापूर्वक सब्जी को उत्पादित कर पाएंगे, शहरी क्षेत्र में सब्जियों का उत्पादन कर पाएंगे। अन्यथा गमला लाए, कोई सा भी गमला लाए, कैसा भी मीडिया बनाया, कैसे भी भर दिया, कितना गहरा भी बीज लगा दिया, आपको सफलता हाथ नहीं लगेगी। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और शहरी क्षेत्र में आसानी से सब्जियों का उत्पादन करें। अब हम लोग बात करते हैं, यह इंदौर क्षेत्र का ही आपको मैं गार्डन दिखा रहा हूं, जो घर के पास में
काफी अच्छी, ये सज्जन कभी भी अपनी सब्जी मार्केट से नहीं खरीदते हैं। इवन स्ट्रॉबेरी, अमरूद, अनार, नींबू, ये सारे पेड़ इन्होंने लगा रखे हैं। और घर के सामने जैसा कि आप देख रहे हैं, इस घर के सामने ही इन सज्जन ने अपना एक बढ़िया गार्डन डेवलप कर रखा है, जिसमें शाम सुबह घूमते हैं, ताजी हवा लेते हैं और पौधों से, प्रकृति से जुड़ते हैं, स्वस्थ सब्जियां उत्पादन करते हैं और साल भर अपनी जरूरत की पूर्ति अपने ही एक छोटी सी जगह से करते हैं। अब हम लोगों को यदि घर में या हमारे घर के आसपास कहीं जगह उपलब्ध है तो उसमें गृह वाटिका के निर्माण, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ, आप सब समझ पा रहे हैं? सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है सर। अपना बढ़िया सर अभी। जी सर, जी सर, जी जी, कंटिन्यूअस करें। बढ़िया सर, बढ़िया सर। कृपया गृह वाटिका का नंबर और ओझा ताई का नंबर भी दें। जरूर इस मीटिंग के बाद में चर्चा करेंगे हम लोग, अभी कोई डिस्टरबेंस नहीं रख रहे हैं। गृह वाटिका के निर्माण और योजना के समय ध्यान रखने योग्य बातें, देखिए कोई भी हम कार्य करते हैं, चाहे छोटा कार्य हो चाहे बड़ा कार्य हो, प्री प्लानिंग इज नेसेसरी फॉर वर्किंग सक्सेस। यदि आपकी कहते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत, पहली एक शुरुआत से अच्छा काम आधा कंप्लीट हो जाता है। तो जो आप अच्छा काम शुरू कर रहे हैं, यदि आप उसकी एक प्री योजना बना लें कि आपको वो काम कैसे करना है, उस काम को किस तरीके से आप करेंगे, वो एक प्रॉपर योजना बना ले, तो उस काम को आप आसानी से कर पाएंगे। हम गृह वाटिका के निर्माण और योजना के समय ध्यान रखने वाली कुछ बातों पर चर्चा करेंगे इस स्लाइड के माध्यम पे। आपको गृह उद्यान जहां पर लगाना है, जहां किचन गार्डनिंग करना है, जहां शहरी क्षेत्र में पौधे को उगाना है, उचित स्थान का चयन करें। ऐसे स्थान का चयन, अच्छे बीज कहाँ से मिल सकते हैं? आप अभी डिस्टरबेंस ना रखें, हम लोग सारा बाद में चर्चा करेंगे इसके ऊपर, आपकी समस्या का समाधान करेंगे, आपकी समस्या का पूरा समाधान किया जाएगा। आप सेशन को सुने, आराम से सुने, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। उचित स्थान का चयन करें। उचित स्थान को परिभाषित मैं ऐसे करूंगा, जो एक साइंटिफिक तरीके से उचित स्थान उसको कहेंगे, फेवरेबल कंडीशन जहां प्लांट को मिलती हैं, जहां उचित वातावरण मिलता है, जहां उसको सूर्य के प्रकाश की पर्याप्त रोशनी मिलती है, पर्याप्त हवा मिलती है, बरसात का पानी नहीं भरता है, जहां किसी पेड़ की छाया नहीं आती है, और वह जंतु या अन्य कीट बीमारियों के लिए सुरक्षित स्थान हो, ऐसे स्थान का आप चयन करें। सब्जियों को लगाने के लिए उन्नत बीजों का चयन करें। उन्नत बीजों में एक छोटी सी बात आपको बता देता हूं, उन्नत बीज जो होता है वो सब्जी के उत्पादन के लिए अधिक उत्पादन, अच्छा जर्मिनेशन, अच्छा विगोर और कीट बीमारियां को लड़ने के लिए सक्षम होता है। दूसरा, हाइब्रिड बीजों को लेके मार्केट में एक भ्रम फैलाया हुआ है कि हाइब्रिड बीज किचन गार्डनिंग में लगाने से कोई आपको लाभ नहीं हो रहा है, वही आप सब्जियां उगा रहे हैं। तो हाइब्रिड बीज से सब्जियां उत्पादन करने से, हाइब्रिड बीज से सब्जियों को उत्पादन करने से आपके स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये साइंटिफिक बात है। और हाइब्रिड बीज को लेके अपने दिमाग में ऐसा न रखे कि हाइब्रिड बीज उगा रहे मतलब हम घर में जो सब्जियां उगा रहे हैं वो अच्छी नहीं है। हाइब्रिड बीज उत्पादित करके आप बहुत अच्छी सब्जियां को उत्पादन कर सकते हैं। जमीन की तैयारी, जमीन को आपको क्या करना है, यदि आप जनवरी, फरवरी या मार्च से अगर आप किसी टुकड़े में सब्जी का उत्पादन करना चाह रहे हैं तो उसमें गहरी खुदाई करें या गहरी जुताई करें और उसे मई जून की धूप लगने दें। जब मई जून की धूप लगेगी उस मिट्टी में, उसके अंदर मौजूद हानिकारक कीड़े, हानिकारक फफूंद, हानिकारक बीमारियां और कीटों के जो प्यूपा होते हैं वो प्यूपा उस तीखी धूप से मर जाएंगे। आपको ये सावधानी गमला भरते समय भी रखना है कि यदि आप गर्मी में गमला भर रहे हैं तो 2 से 3 दिन सूर्य प्रकाश में मिट्टी को अच्छे से सुखा ले, जिससे वो स्टेलाइज हो जाएगी और स्टेलाइज मिट्टी को आप गमले में भर सकते हैं। और ये सावधानी आपको
किसी स्थान पर यदि आप किचन गार्डनिंग का निर्माण करने जा रहे हैं, गृहवाटिका का निर्माण करने जा रहे हैं, वहां पर भी ये सावधानी आपको रखना है। बुआई के पूर्व बीजों का उपचार करें। बीज उपचार किस तरह से होता है वो अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। जैविक तरीके से किस तरह से होता है वो चर्चा आगे वाली स्लाइड से। यहाँ पर मैं आप छोटा सा बता देता हूँ। बीज उपचार के लिए आप गोमूत्र या गोमूत्र में हींग मिलाकर या हल्दी के द्वारा या नीम तेल के द्वारा या ट्राइकोडर्मा विरिडी पाउडर के द्वारा एक किसी भी आप कंटेंट को लेकर बीजों का उपचार कर सकते हैं। सिंचाई की विधि को आपको ध्यान रखना है। बहुत सारी किचन गार्डनिंग मैंने देखे हैं, बहुत सारी जगह पर मैंने देखा है सिंचाई का तरीका बहुत गलत होता है। नली को निकाला हाथ से और ऊपर से पानी को छींट दिया, यह सबसे गलत तरीका होता है। इस तरीके से सोयल कॉम्पैक्ट हो जाती है, सोयल में एरेशन नहीं होता है, सोयल जम जाती है, पौधे का विकास नहीं हो पाता है। तो सिंचाई के तरीके को बदले। आप या तो 5 से 6 दिन में एक बार इकट्ठा पानी डाल दे और 5-6 दिन बाद पानी दे उसमें, या फिर जारे का उपयोग करे। जारे से पानी देने में स्लो धीरे पानी जाएगा, वो मिट्टी को कॉम्पैक्ट नहीं करेगा, जमाएगा नहीं, जिसमें पौधों का विकास बहुत अच्छे से होगा। सिंचाई की विधि पर विशेष ध्यान दें। और सिंचाई के लिए यदि आपके पास थोड़ा बड़ा गार्डन है या थोड़ा बड़ा अगर कोई क्षेत्र है तो उसमें ड्रिप सिंचाई का उपयोग करें। जैसा कि आप गार्डन देख रहे हैं, ये जिसमें सज्जन ये दवाइयां डाल रहे हैं, इसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा हुआ है और आसानी से यहाँ पर सब्जियों का उत्पादन, स्ट्रॉबेरी, लेट्यूस, चाइनीज केबेज, लाल भिंडी आदि सब्जियों का उत्पादन बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से, ऑर्गेनिक तरीके से हो रहा है। खरपतवार नियंत्रण, बहुत अधिक इंतजार न करें कि पौधा बड़ा होगा, खरपतवार बड़ा होगा तब जाके हम इसको उखाड़ेंगे। खरपतवार को हमेशा छोटी अवस्था पे नियंत्रित करें, छोटी अवस्था पे नियंत्रित करें। आप छोटी अवस्था पे खरपतवार को नियंत्रित करें। अधिक बड़ा खरपतवार होने पर वो मिट्टी से सारे न्यूट्रिएंट को ले लेता है। कई सारे खरपतवार कई सारे कीटों को जन्म देते हैं, कई सारी बीमारियों को जन्म देते हैं और खरपतवार पौधों को हानि पहुंचाते हैं। इसलिए एक छोटी अवस्था पे आप खरपतवार का नियंत्रण करें। कीट और बीमारियों का नियंत्रण कभी भी आप इंतजार न करें कि कीड़ा आएगा, बीमारी आएगा और मैं मारूंगा, कीड़ा आएगा, बीमारी आएगी और मैं मारूंगा। कभी किचन गार्डनिंग में ऐसा इंतजार नहीं करना है। यदि सफलता पूर्वक आपको गार्डनिंग करना है, किचन गार्डनिंग करना है, कीट और बीमारियों को आपको पहले से प्रबंध करना पड़ेगा, पहले से नियंत्रित करना पड़ेगा। कभी भी बहुत अधिक कीटों को नियंत्रित करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए आप कीट बीमारियों को आने से पहले नियंत्रित करें। उसमें नीम ऑयल, ट्राइकोडर्मा विरिडी, जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत, ये सारे जो उत्पाद हैं इनका उपयोग करके कीट और बीमारियों से आप आसानी से फसल को बचा सकते हैं। क्योंकि जब कीट या बीमारी आ जाती है उस स्थिति में नियंत्रित करना थोड़ा मुश्किल होता है, उसको नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। इसलिए कीट और बीमारियों का आप पहले नियंत्रित करें। फसल की कटाई व तुड़ाई, आपको इंतजार नहीं करना है कि ये भिंडी बहुत बड़ी होगी, ये लौकी बहुत बड़ी होगी और फिर तोड़ूंगा, ये गिलकी जरा और बढ़ जाए मेरे परिवार के लिए थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए तोड़ूंगा। ऐसा ना करें। कभी भी लौकी, गिलकी, टमाटर, बैंगन इत्यादि सब्जियों को निरंतर तोड़ते रहें। यदि आप सब्जियों को निरंतर तोड़ेंगे, निरंतर तुड़ाई करेंगे तो उस पर निरंतर सब्जियां आएगी। अन्यथा यदि एक लौकी, बड़ी सी मोटी सी लौकी बेले पे लटका दी है, वो दूसरी लौकी को आने का कोई मौका नहीं देगी। पौधों से सारा न्यूट्रिएंट, सारा पानी, सारा पोषक तत्व, सारी सनलाइट और सब कुछ पौधे से एब्जॉर्ब कर लेगी और आपको अधिक सब्जियों का उत्पादन नहीं मिलेगा। इसलिए फसल उत्पादन में या किचन गार्डनिंग में समय समय पर छोटी अवस्था पर सब्जियों को हार्वेस्ट करते रहें, तुड़ाई करते रहें।
गमले में उत्पादित सब्जियां आप देख सकते हैं। ये गमले में जो मैंने आपके साथ मीडिया बताया है, ये मीडिया को पिछले 5 सालों से काम करने के बाद में इस मीडिया को मैंने बनाया है और वो मीडिया आपको मैंने शेयर किया है। ये 5 से 7 किलो टमाटर एक आपके गमले से मिलता है। 5 किलो टमाटर एक ही गमले से, 7 किलो टमाटर एक ही गमले से। ये अनटर्मिनेट वेराइटी, यहाँ पर वही बात आ जाती है कि आप लोकल सीड लगा लेते हैं। आप अगर अच्छे बीज का उपयोग करेंगे, अनटर्मिनेट टोमेटो हैं जो कि 7 फीट का टमाटर हो गया था गमले में और 5 से 7 किलो इसने उत्पादित दिया हमको। और अच्छे बीजों का उपयोग करेंगे तभी ये आपको उत्पादन मिलेगा। अच्छे आप मीडिया बनाएंगे तो ही उत्पादन मिलेगा। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो ही आपको मिलेगा, अन्यथा उत्पादन नहीं मिलेगा। जरा जरा सी सब्जियां रह जाएगी, छोटी छोटी सब्जियां रह जाएगी और उत्पादन नहीं मिल पाएगा। ये टोमेटो आप देख रहे हैं गमले में, ये चेरी टोमेटो है। ये आप इंटरनेट से डाउनलोड इमेज ना समझे, ये मेरे कैमरे की इमेज है। आप देखिए चेरी टोमेटो। आप थर्ड इमेज में देखिए, एक सीक्वेंस में टोमेटो लगाए, नंबर ऑफ टोमेटोस आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोमेटो इज इन अ बंच। एक ही बंच में आपको 12 टमाटर चेरी टोमेटो दिखने को मिल रहा है। ये देसी टमाटर होता है और ये खट्टा होता है, और यदि किसी दाल में या किसी घर की रेसिपी में डालकर जब हम लोग इसका स्वाद लेते हैं तो एक लाजवाब स्वाद आता है। आपको एक चीज और बता देता हूं कि जब हम लोग खुद सब्जियां उगाते हैं और जब खुद सब्जियां खाते हैं, तो खुद से सब्जियां उगाई और खुद ने तोड़ के खाई, तो वो जो स्वाद, वो स्वाद उस स्वाद को लेने के बाद में आपको एक ऐसी अनुभूति होगी कि बहुत बड़ा उपहार मिल गया है, एक बहुत बड़ा किसी ने हमको गिफ्ट दे दिया है। और ये गिफ्ट कौन सा होगा? ये प्राकृतिक गिफ्ट होगा। ये प्रकृति आपको गिफ्ट देगी कि आप चंद बातों का ध्यान रखेंगे। अच्छे टमाटर, अच्छी मिर्ची, अच्छे बैंगन, अच्छे धनिया, पालक, मूली, गाजर, रिकॉर्डिंग कर लेना था। आप ये सारी सब्जियों को आप आसानी से उगा सकते हैं। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। ये लाल भिंडी पिछले 4 सालों से मैं उगाता हुआ आ रहा हूं। लाल भिंडी, ये जो लाल भिंडी है, ये काशी लालिमा एक वैरायटी है जिसको लखनऊ के अनुसंधान संस्थान ने इसको इस किस्म को उत्पादित किया है। ये लाल रंग की भिंडी होती हैं। स्पेशली ये भिंडी आपके शुगर पेशेंट के लिए अच्छी होती हैं, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए अच्छी होती हैं। हरी भिंडी की तुलना में इसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, खनिज लवण अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसी जैविक सब्जियां, कलरफुल सब्जियां, आप अच्छी पोषक सब्जियों का उत्पादन गृह वाटिका में करें और उनका आनंद लें। एक लाजवाब स्वाद ले, एक लाजवाब उपहार ले, एक लाजवाब प्रकृति से जुड़े। जब प्रकृति से जुड़ेंगे तो आपको आनंद की अनुभूति होगी और वह किसी एक बहुत बड़े उपहार से कम नहीं होगा। लाल भिंडी है यह। अब हम लोग चर्चा करते हैं। कई सारे गृहिणी सोचती हैं मैं सब्जी उगाऊं, उनके सामने समस्या होती है मिट्टी की, मिट्टी को किस तरह से बनाना है, मिट्टी का निर्माण कैसे होगा, वो सारी चर्चा मैंने आपके साथ की। वो सारा आपको बताया कि आप घर में मिट्टी बना के किस तरीके से आप गमले में भरेंगे, छोटी छोटी बातें बताई गमले में मिट्टी भरते समय। और अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इस महीने में कौन सी सब्जी लगाएं। ये सबसे बड़ी समस्या होती है। कई सारे हमारे गृहिणी को पता नहीं होता और वो बरसात की सब्जियां गर्मी में लगा देते हैं और गर्मी की सब्जियां बरसात में लगा देते हैं। जो सब्जियां गर्मी में लगती है उसको ठंड में लगा देते हैं और जो ठंड में लगती है उसको गर्मी में लगा देते हैं। तो यदि मौसम आपका सही नहीं होगा, समय यदि आपका सही नहीं होगा, बुआई का, सब्जियों के बुआई का अगर सही समय नहीं होगा तो सब्जियां आप उत्पादित नहीं कर पाएंगे। आप इस स्लाइड को नोट कर सकते हैं। जो गर्मी में सब्जियां उगाई जाती हैं उन सब्जियों की मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूं। गर्मी में जो सब्जियां उगाई जाती हैं वो सब्जियां तरबूज,
गर्मी की सब्जियों का बात कर रहा हूं मैं। तरबूज, खरबूज, करेला, खीरा, ककड़ी, जो आप 15 जनवरी से शुरू कर सकते हैं। गर्मी यहाँ पर मतलब आप 20 जनवरी से इनकी बुआई शुरू कर सकते हैं। 20 से 25 जनवरी की बुआई जो होगी, 20 से 25 जनवरी की बुआई जो होगी आपकी, दीदी वाला 20 से 25 जनवरी से इन सब्जियों का बिजनेस करने का मूड तो बताओ। ये सब आज सफाई किए, ये सब क्या है? चींटी बहुत आ गई थी। म्यूट करिए, माइक को म्यूट करिए। गर्मी में जो सब्जियां उगाई जाती हैं, गर्मी मतलब आप इनको 20 जनवरी से 25 जनवरी के आसपास इनकी बुआई आप शुरू कर सकते हैं। इसके अंदर आप जो बुआई करेंगे वो आपका 25 जनवरी से आपका लगभग 1 जुलाई तक इन सब्जियों की बुआई कर सकते हैं आप। 25 जनवरी से 1 जुलाई आप समय को नोट कर सकते हैं। तरबूज, ये जो सब्जियां गर्मियों वाली बता रहा हूं, ये सब्जियां 25 जनवरी से 1 जुलाई तक बुआई की जा सकती हैं। तरबूज, खरबूज, करेला, खीरा, ककड़ी, गिलखी, लौकी, टिंडा, परवल, टमाटर, बैंगन, मिर्ची, गंवारफली, लाल साग। देखिए, गर्मी में जो पत्तेदार सब्जियां का उपयोग अगर हम लोगों को करना है, तो गर्मी में जो पत्तेदार सब्जी का उत्पादन होता है उसमें एक लाल साग और एक धनिया है। जो गर्मी में पत्तेदार सब्जी है वो लाल साग और धनिया है। इसके अलावा एक 56 कद्दू आता है, बहुत स्मॉल साइज का टिंडा है। यह ICAR के एडी मुंशी सर ने इस वैरायटी को डेवलप किया है। बहुत अच्छी वैरायटी है 56 कद्दू, बहुत बढ़िया टेस्ट है। कद्दू से छोटी आकार का कद्दू है, बहुत स्मॉल साइज का है। एक अपने नॉर्मल जो खरबूजा आता है मार्केट में, उसके जैसा ये कद्दू होता है। इसमें बहुत न्यूट्रिएंट होते हैं और काफी अच्छी वैरायटी, काफी टेस्टी होता है 56 कद्दू। ICAR से विकसित वैरायटी है। बरसाती सब्जियां जो हम लोग बरसात में उगाएंगे, बरसाती सब्जियां उगाने का समय जो है जून से सितंबर है। और इन सब्जियों में आप जो टिंडा, लौकी, करेला, परवल, भिंडी, टमाटर, बैंगन, मिर्ची, सेम, लोबिया, गंवारफली और धनिया, ये सब्जियां आप बरसात में उगा सकते हैं। मुख्यतः टमाटर, बैंगन, मिर्ची आप बहुत अच्छे से उगा सकते हैं। इनका बीज आप 1 जून के आसपास इनकी बुआई करें, क्योंकि कुछ सब्जियों को आप सीधे बो सकते हैं, सीधे बीजों से बुआई की जा सकती हैं। और कुछ सब्जियों की आपको पौध तैयार करनी पड़ती हैं। पहले उनकी 3 से 4 सप्ताह में पौध तैयार होती हैं। उन पौध को फिर आप नर्सरी में या पौधशाला में स्थानांतरित करते हैं या रोपित करते हैं। तो जिन सब्जियों की पौध तैयार की जाती हैं, उन सब्जियों को आप जून में 1 जून को उनकी बीज डाले एक नर्सरी में। उनमें जिन सब्जियों की पौध तैयार की जाती हैं, उन सब्जियों का नाम है टमाटर, बैंगन, मिर्ची। इन सब्जियों को आप पौध तैयार करें। इन पौध को 4 सप्ताह का होने दें और फिर आप किचन गार्डनिंग में या फिर गमले में स्थानांतरित करें या प्रतिरोपित करें। अब हम लोग गर्मी की सब्जियां, बरसाती सब्जियों को समझ लिया है। अब हम लोग ठंड की सब्जियों को उगाने की बात करते हैं। ठंड में कौन कौन सी सब्जियां उगाई जाती हैं? इनको उगाने का समय अक्टूबर से जनवरी का समय है। इसमें ठंड में हम लोग पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी, मूली, गाजर, प्याज, लहसुन, पालक, मेथी, ब्रोकोली, लेट्यूस, सलजम, शिमला मिर्ची, इसमें आप कलर शिमला मिर्ची भी उगा सकते हैं। आप अक्टूबर में लगाएंगे, कलर शिमला मिर्ची भी हो जाएगी आपकी गमले में। मटर, धनिया, प्याज, सौंफ, जीरा, राई, सरसों।
आपको लग रहा होगा नीचे में सौंफ, जीरा, राई, सरसों बता रहा हूं। हाँ, आप गमले में थोड़ा जीरा डाल सकते हैं, हाँ आप थोड़ा सा सौंफ डाल सकते हैं, हाँ आप थोड़ी सी राई डाल सकते हैं, और सरसों का साग बना सकते हैं। सरसों का साग और मक्का की रोटी हमारे यहाँ बहुत प्रचलित है। वो सरसों का साग आप गमले में या गृह वाटिका में उत्पादित करके उसका टेस्ट ले सकते हैं। यदि सौंफ उगाना चाहते हैं गमले में तो केवल 2 से 3 बीज डालें सौंफ के, और केवल 12 इंच के गमले में 1 से 2 पौधे रखें। यदि आप 12 इंच के गमले में गोभी उगाना चाह रहे हैं तो 4 पौधे से ज्यादा न बोए। यदि मूली उगाना चाह रहे हैं 12 इंच के गमले में तो 7-8 मूली के बीज डालें, 7-8 गाजर के बीज डालें। यदि हरा प्याज उगाना चाह रहे हैं तो 15 करीब हरा प्याज के बीज डालें। यदि लहसुन उगाना चाह रहे हैं तो 11 लहसुन से ज्यादा न बोए। यदि पालक उगाना चाह रहे हैं तो 10 से 12 पालक के बीज का बुआई करें। यदि मेथी उगाना चाह रहे हैं मेथी को तो 50 बीज डालें। यदि ब्रोकोली उगाना चाह रहे हैं तो केवल 3 से 4 ब्रोकोली डालें। यदि लेट्यूस आप 12 इंच के गमले में लगाना चाह रहे हैं तो 4 पौधे रखें। सलजम लगाना चाह रहे हैं तो 5 से 6 पौधे रखें। यदि शिमला मिर्ची लगाना चाहते हैं तो 12 इंच के गमले में 2 पौधे रखें। यदि मटर उगाना चाह रहे हैं तो 3 से 4 पौधे रखें। इस तरह से सारी सब्जियों का मैंने कितनी सब्जियां लगानी है यहाँ नंबर आप सीड की बात बताई है। अब बहुत अधिक बीज ना डालें गृह वाटिका में, गमले में, अन्यथा अच्छी सब्जी का उत्पादन नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? आ रहा है समझ में आ रहा है। बहुत खूब सर, समझ आ रहा है? ठीक। हाँ सर। थोड़ा सा सब्जी उत्पादन में आग्रह है कि आप लोग प्लीज माइक म्यूट करें ताकि हम और अच्छे से समझ पाएं। आप लोगों के प्रश्न के उत्तर अंत में दिए जाएंगे प्रश्नोत्तर सेशन में। प्लीज अभी आप लोग माइक म्यूट करें। अभी 4:35 हुआ है मैडम, और इसको 50 तक लेते हैं और 10 मिनट प्रश्न उत्तर का सेशन रखेंगे। जी सर, हम लोगों का समय का नहीं है। जब तक सर आप बताते रहेंगे हम लोग सुनते रहेंगे, क्योंकि बहुत उपयोगी जानकारी हमें मिल रही है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सारा R&D किया है, 500 गमले के साथ में किया है। वही जानकारी आप सभी को साझा कर रहा हूँ, निस्वार्थ साझा कर रहा हूँ। कोई कॉपी पेस्ट, कोई गूगल का फोटो, कोई गूगल की जानकारी, कोई गूगल का नॉलेज, कोई गूगल की PDF, कहीं का कुछ नहीं है, सारा मेरा है इसके अंदर। समझे आप इस R&D को, समझे आप इन प्रैक्टिकल अनुभवों को समझे। सब्जी उत्पादन में आवश्यक पोषक तत्व। जब हम सब्जियों का उत्पादन करते हैं तो इसमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। हम चाहे पौधा मिट्टी में उगाएं, चाहे पौधा पानी में उगाएं, चाहे पौधा कोकोपीट में उगाएं, परलाइट में उगाएं, राक्यूल में उगाएं, किसी और मीडिया में उगाएं, ओसिस में उगाएं, जितने भी मीडिया हैं या किसी में भी हम पौधे को उगाते हैं तो उसमें पौधे को न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, और वो न्यूट्रिएंट को लेकर ही पौधा सरवाइव करता है। और जब वो सारे न्यूट्रिएंट समान रूप में और समान अनुपात में और एक सही समय पर यदि मिल जाते हैं पौधे को तो बहुत अच्छा उत्पादन देता है, उत्पादन में कोई कमी नहीं छोड़ता है। तो इन पोषक तत्वों की पूर्ति कैसे की जाती है और सब्जी उत्पादन में कौन कौन से पोषक तत्वों का हमें ध्यान रखना है, अभी इस प्रोग्राम को हमारे किसान भाई भी सुन रहे हैं। किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि खेती में केवल DAP, यूरिया और पोटैश, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये 3 मुख्य पोषक तत्व डालते हैं। इन पोषक तत्व के अलावा किसान भाई, बहुत कम ऐसे किसान भाई होंगे जो दूसरे पोषक तत्व, केवल प्राइमरी पोषक तत्व डालते हैं। सेकेंडरी पोषक तत्व और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कोई किसान भाई नहीं डालता है। डालते भी हैं बहुत कम किसान भाई, 2% या 5%, बहुत अधिक। केवल किसान भाई यूरिया, DAP, पोटैश डालते हैं। इसके अलावा अपनी खेती में पोषक तत्वों को सम्मिलित नहीं करते हैं।
तो एक पौधे की जीवनचर्या को पूरा करने के लिए पौधे को 16 से 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इन 17 पोषक तत्वों का एक समान रूप से अगर आप इन्हें देंगे, जितनी मात्रा में आवश्यकता उतना अगर आप देंगे तो पौधे का उत्पादन बहुत अच्छा होगा, सब्जी का उत्पादन बहुत अच्छा होगा, मिट्टी की संरचना अच्छी होगी, मिट्टी का पीएच अच्छा होगा, मिट्टी की ईसी अच्छी होगी और मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा रहेगा, जिससे आप अच्छी सब्जियों का उत्पादन कर पाएंगे। इन पोषक तत्वों में आवश्यक पोषक तत्व वह हैं जो सामान्य जीवन चक्रों को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं। पौधे अपने विकास और वृद्धि के दौरान वातावरण, हवा, पानी और मिट्टी से पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। वातावरण, हवा, पानी और मिट्टी, ये जो कंपोनेंट्स हैं, हमारा जो वातावरण है उससे पौधा ऑक्सीजन लेता है, हमारा जो पानी है उससे हाइड्रोजन लेता है और मिट्टी से अन्य पोषक तत्व रहते हैं। इस तरीके से CH और O वातावरण से पौधा लेता है। CHO जो 3 पोषक तत्व हैं उनको पौधा वातावरण से लेता है। CHO और CHO के बाद में हम जो डालते हैं वह केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास डालते हैं। इस तरीके से केवल पौधों को 6 पोषक तत्व हम उपलब्ध कराते हैं। जहां पौधे को 16 पोषक तत्व की आवश्यकता है वहां 6 पोषक तत्व हम उपलब्ध करा रहे हैं, तो उससे कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि वो बहुत अधिक उत्पादन आपको दे, और उसको देना भी नहीं चाहिए क्योंकि केवल 6 पोषक तत्व आपको उसको उपलब्ध करा रहे हो, बाकी पोषक तत्व नहीं। एक साधारण सिंपल सी बात करता हूं मैं आपको कि एक न्यूट्रिएंट कोई भी है उसको बैलेंस कंडीशन में देना है, बैलेंस बना के देना है। आप 100 किलो यूरिया की आवश्यकता नहीं है, आप 100 किलो दे रहे हैं। 50 किलो पोटाश की आवश्यकता नहीं है, दे रहे हैं। जहां 10 किलो फास्फोरस की आवश्यकता वहां 100 किलो दे रहे हो, तो ये अनबैलेंस फर्टिलाइजर हो रहा है। और अनबैलेंस फर्टिलाइजर आपको कभी अच्छा उत्पादन नहीं दे सकता है। हम लोग अनबैलेंस फर्टिलाइजर को एक आसान शब्दों में समझें तो जो हमारी थाली होती है, जहां हम रोटी खाते हैं, हमको 4 रोटी मिलती है, थोड़ा चावल मिलता है, थोड़ा स्वीट मिलता है, थोड़ी दाल मिलती है, 2 तरह की सब्जियां मिलती हैं, और फिर हम ये बैलेंस फूड खाते हैं। और ये बैलेंस फूड को जब हम खाते हैं तो हम हेल्दी होते हैं और खाने में हमको मजा आता है। यदि मैं इसी थाली में 25 रोटियां रख दूं, थोड़ा सा चावल रख दूं और दाल भी ना रखूं, बस दे दूं, ये बैलेंस फूड नहीं होगा। और यही कंडीशन हम पौधों के साथ में कर रहे हैं। उसको 25 रोटी की जरूरत नहीं है, उसको 100 किलो यूरिया की जरूरत नहीं है, हम दे रहे हैं। उसको फास्फोरस की जरूरत नहीं है, दे रहे हैं। अनबैलेंस फर्टिलाइजर दे रहे हैं। तो किसान भाइयों से निवेदन है, आप इन पोषक तत्वों की पूर्ति करें, पोषक तत्वों के ऊपर आप ध्यान दें। इसके लिए आप कई सारे पोषक तत्व बाजार में उपलब्ध हैं, और पोषक तत्वों को कैसे पूर्ति करना है घर पे उपलब्ध आसान चीजों से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पौधे के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, जिंक, आयरन, ये सारे पोषक तत्व 16 से 17 पोषक तत्व पौधे के लिए आवश्यक है, जिनको पौधा लेकर अपने जीवन काल को पूरा करता है, अधिक उत्पादन देता है। अब हम लोग सब्जी उत्पादन में कीट और रोग नियंत्रण की बात कर रहे हैं। सब्जी में बहुत सारे कीड़े, बहुत सारी बीमारियां लगती हैं, लेकिन आप सभी को एक गुड न्यूज देता हूं कि अधिकांश कीड़े सब्जियों के समान होते हैं। यदि हमारी 25 तरह की सब्जियां लगा रखी है घर में, या 10 तरह की सब्जियां लगा रखी है, तो उन 10 तरह की सब्जियों में 5 तरह के यदि कीड़े लगे हैं तो 3 तरह के कीड़े समान होंगे सब्जियों में। 3 तरह के कीड़े यदि 5 सब्जियां लगा रही हैं तो उनमें 3 तरह के कीड़े समान होंगे। जैसे सफेद मच्छर सभी फसलों में लगता है, एफिड सभी फसलों में लगता है, रेड माइट्स सभी फसलों में लगता है, रस चूसक वाले ये कीड़े लगभग ऑलमोस्ट ऑल क्रॉप्स में अटैक करते हैं, और इनको नियंत्रण करने की प्रक्रिया भी लगभग सभी सब्जियों में समान है।
सब्जी उत्पादन में आपको कीड़ों को किस तरीके से नियंत्रित करना है। यह एक से 1.5 घंटे का सेशन है और इस सेशन में हम लोग बहुत अधिक बातों को नहीं कर पाएंगे। मुख्य बातों पर, मुख्य बिंदु पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं ताकि आप एक सब्जी को उत्पादित करने में सफल हो सके। उन बिंदुओं के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बाकी काफी अच्छा बड़ा हमारे पास में बताने का सारा मटेरियल उपलब्ध है, आसान तरीके उपलब्ध हैं जिसको अपनाकर आप सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं। सब्जी उत्पादन में कीटों का नियंत्रण कैसे करते हैं। नीम तेल 1 लीटर पानी में 3 से 4 ml डालना है, 1 सप्ताह में स्प्रे करना है। यहां आपको 3 से 4 ml नीम ऑयल 1 लीटर पानी में डालकर कम से कम 1 सप्ताह में 1 बार स्प्रे करना है। यदि कीड़ा आपका आए या कीड़ा आपका ना आए, आपको कोई इंतजार नहीं करना है। यहाँ कीड़ा आएगा और फिर मैं मारूंगा, यहाँ बीमारी आएगी और मैं नियंत्रण करूंगा, यहाँ कोई और कीट आएगा और मैं नियंत्रित करूंगा, ऐसा नहीं करना है। सफल सब्जी उत्पादन के लिए इंतजार नहीं करना है, प्री प्लानिंग करना है, पहले से कीड़ों को नियंत्रित करना है। आप हर सप्ताह एक नीम ऑयल का स्प्रे करें और यदि हो सके तो सप्ताह में आप 2 बार भी कर सकते हैं। यदि 1 बार कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। 1 लीटर पानी में 10 ml गौमूत्र डाले और स्प्रे करें। गौमूत्र और नीम तेल दोनों को मिलाकर भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। इससे आपके सफेद मच्छर, लाल मकड़ी, थ्रिप्स, एफिड एसिड और कई सारे रस चूसक कीट, कई सारी इल्लियां, डायमंड ब्लैक मोथ, सेमी लूपर, अधिकांश आपकी इल्लियां जब ये छोटी अवस्था में होती हैं तो नियंत्रित हो जाती हैं। यहाँ मैं 1 सप्ताह में 1 बार स्प्रे करने के लिए इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि जब कीड़ा बढ़ जाता है तो आप नीम तेल और अन्य उत्पाद को डालेंगे तो वो कीट नहीं मरेगा, क्योंकि बड़ा कीट हो गया है, रेजिस्टेंस कैपेसिटी बिल्डअप हो गई है, रोगों की उस जो आप स्प्रे डाल रहे हैं उसको सहने की क्षमता उसमें डेवलप हो गई है, उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। एक छोटे कीट को मारना आसान बात है, एक बड़े कीट को मारना बहुत बड़ी बात है। इसलिए छोटी अवस्था में समय पर कीट का नियंत्रण करें। 1 लीटर पानी में 10 ml गौमूत्र डाले और स्प्रे करें। गौमूत्र के साथ नीम ऑयल डाल सकते हैं। छाछ का स्प्रे करें। घर में बची हुई छाछ को किसी तांबे के बर्तन में रखें और बच्चों की पहुंच से दूर रखें इस छाछ को, क्योंकि यह बहुत जहरीला केमिकल बन जाता है। इसलिए छाछ को किसी तांबे के बर्तन में रखें और फिर इस छाछ को आप 20 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर स्प्रे करें। बाजार में रस चूसक कीट नियंत्रण के लिए पीले और नीले चिपक कार्ड उपलब्ध हैं। इन चिपक कार्ड का आप उपयोग करके कीटों का नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में चूल्हे जलाए जाते हैं। चूल्हे से एक राख निकलती है, ये राख बहुत उपयोगी है। इस राख का उपयोग करें, इसे फेंके नहीं। इस राख को सब्जियों पे जड़ क्षेत्र में डाले, गोबर में रखे, इस राख को मिट्टी में रखे, मिट्टी में मिलाए, गोबर में मिलाकर पौधों की जड़ क्षेत्र में डाले, जिससे आपके रोग प्रतिरोधक कीटों की लड़ने की क्षमता पौधे में डेवलप होगी। हल्की सी राख, बहुत अधिक राख ना डाले पत्तियों पे, हल्की सी राख को पत्तियों के ऊपर डाले, हल्की सी, बहुत अधिक ना डाले। राख जब कीटों के स्टोमक सिस्टम में जाएगी, उनके अंदर जाएगी, उनके आमाशय में जाएगी, राख में एक आपका बहुत ही घातक तत्व होता है। वो तत्व उसके आमाशय को ब्लॉक कर देता है, चोक कर देता है और कीट नियंत्रित हो जाता है। मिट्टी जनित बीमारियों से आपको कैसे लड़ना है। जब आप पौधा लगाएंगे कीड़े आएंगे, बीमारियां आएगी और मिट्टी जनित बीमारियां भी आएगी। अब मिट्टी जनित बीमारियों को आपको कैसे लड़ना है। मिट्टी जनित बीमारियों, पहले मिट्टी को आप धूप में अच्छे से सुखाए, मिट्टी का स्टेरिलाइजेशन करें, मिट्टी में ट्राइकोडर्मा पाउडर को मिक्स करें जिससे फफूंद जनित बीमारियां नहीं लगेगी। मिट्टी को धूप में सुखाएं, ट्राइकोडर्मा पाउडर से उपचारित करें, मिट्टी में नीम खली को मिक्स करें जिससे मिट्टी जनित रोगों का नियंत्रण होगा, कीटों का नियंत्रण होगा,
सरसों खली का उपयोग करें, जिससे आपका सरसों खल के उपयोग करने से कई सारे न्यूट्रिएंट की पूर्ति होती है और सरसों खली कुल्डेशन को मेंटेन करती है, कई सारे न्यूट्रिएंट देती हैं और सरसों खली एक एंटीसेप्टिक होती हैं, जिससे पौधे की जड़ क्षेत्र को सुरक्षित रखती हैं। पौधे में बहुत अधिक पानी ना डालें। यदि आप बीज को लगाएंगे और बहुत अधिक पानी डालेंगे, पौधा नहीं चलेगा, पौधा सर्वाइव नहीं होगा। बीज उपचार की बात कर लेते हैं। हम लोगों को जब सब्जी उत्पादन कर रहे हैं, बीज उत्पादन एक मुख्य उसमें आपको एक्टिविटी करना है। बीज उपचार करने से बीजों को लगाने के पूर्व बीजों का उपचार करना चाहिए, जिससे बीजों का अंकुरण अच्छा होता है, मिट्टी जनित कीट और बीमारियां नहीं लगती हैं, जड़ों का विकास बहुत अच्छा होता है। गोमूत्र और हींग से बीजों का उपचार कर सकते हैं। आपको 100 से 200 ml गोमूत्र लेना है, उसमें आपको एक तिल के बराबर हींग डालना है। एक आपको बहुत छोटी मात्रा में हींग लेना है। यदि 500 ml गोमूत्र है तो उसमें एक चने के बराबर हींग डालना है। गोमूत्र के अंदर हल्दी पाउडर को मिला के बीजों का उपचार करना है। ट्राइकोडर्मा विरिडी नामक पाउडर से बीजों का उपचार करना है। यदि ये सारी सुविधा उपलब्ध नहीं है तो घर में उपलब्ध चीजों से जीवामृत से बीजों का आप उपयोग कर सकते हैं। 200 ग्राम बीजों के लिए आपको 50 ml पानी लेना है, 10 ml देसी गाय का गोमूत्र लेना है, 50 ग्राम ताजा गोबर लेना है, 1 ग्राम खाने का चूना लेना है और इसमें थोड़ी सी मिट्टी मिलाना है। इन सामग्री को एक पात्र में रखकर और अगले दिन आपको बीजों का उपचार करना है। इस तरीके से जीवामृत से भी आप बीजों का उपचार कर सकते हैं, जिससे जड़ों का विकास अच्छा होगा, कीट से लड़ने की क्षमता उत्पन्न होगी, बीमारियों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न होगी। अमृत जल जो है आपका हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन को भी रखना है तो कंटिन्यूअस करें। जरूर सर। सर कंटिन्यू कर ले सर, कंटिन्यू सर। थोड़ा सा लेट भी हो गए थे। हमारा उद्देश्य लोगों तक अधिक से अधिक जानकारी पहुंचाना है सर। तो अब जल्दी ही हम लोग इसको थोड़ा डाउन करके हम सारे क्वेश्चन आंसर को लेंगे। हाँ जी, हाँ, अमृत जल की बात कर रहे हैं हम। अमृत जल को बनाकर अमृत मिट्टी भी बनती है और अमृत जल भी बनता है। अमृत मिट्टी में कार्बन की मात्रा बहुत अधिक होती है। यदि अमृत मिट्टी का आप सब्जियां खा लेंगे तो वो सब्जियों में जो नॉर्मल सब्जी खाते हैं उससे 3 गुना टेस्ट की प्राप्ति होती है। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, यदि अमृत सब्जी से उत्पादित धनिया या हल्दी पाउडर या कोई भी ऐसा उत्पाद अगर आप अपने हाथ पे लगा लें और 3 बार साबुन से हाथ धो ले, हल्दी या आपका धनिया की सुगंध नहीं जाएगी। इतनी पावर है अमृत मिट्टी की सब्जी के उत्पादन में। एक्चुअल सब्जियों का उत्पादन, एक्चुअल टेस्ट का उत्पादन, एक जो उत्पादित करती है अमृत मिट्टी। अमृत मिट्टी बहुत अच्छी मिट्टी होती है, इसके ऊपर कभी बड़े सेशन में चर्चा करेंगे। हम अमृत जल की बात कर रहे हैं। अमृत जल का उपयोग पौधों की वृद्धि, ये एक ऐसा सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं कि जहां पर आपको कीट का भी नियंत्रण होगा और पौधे भी बढ़ेंगे। अगर आपका पौधा बढ़ नहीं रहा है और कीटों का भी प्रकोप है, उसमें आपको अमृत जल का उपयोग करना है। कीट का भी नियंत्रण होगा और आपका पौधा भी बढ़ेगा। तो ये आपका एक ही जो उत्पाद है अमृत जल, इससे आप उपयोग करके सब्जियों की वृद्धि कर सकते हैं और कीटों का नियंत्रित कर सकते हैं। अमृत जल का पौधों की वृद्धि और कीटों के नियंत्रण और फफूंदनाशक बीमारियों के बचाव के लिए उपयोग किया जाता है। अमृत जल बनाने के लिए आवश्यक सामग्री, अमृत जल को बनाने के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है। आपको एक 10 लीटर पानी लेना है किसी बाल्टी में। यहाँ ध्यान रहे, आप मटके में भी ले सकते हैं, बाल्टी में भी ले सकते हैं, किसी सीमेंट के पात्र में भी ले सकते हैं। आप इन मात्रा को कम ज्यादा भी कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। ज्यादा मात्रा की आवश्यकता है ज्यादा करे, कम की आवश्यकता है कम करे, लेकिन मैंने किचन गार्डनिंग के हिसाब से ही इसको डेवलप किया है। तो 10 लीटर आप पानी लें, इसमें मात्र 1 लीटर गोमूत्र डालें, इसमें मात्र 50 ग्राम गुड़ डालें आप, और 1 किलो गोबर डालें। ये 4 इंग्रेडिएंट्स हैं। पानी 10 लीटर, गोमूत्र 1 लीटर, 1 किलोग्राम गोबर और 50 ग्राम गुड़। इन सभी सामग्री को आपको एक बर्तन में या बाल्टी में रखना है और इसे आपको
घड़ी की सुई की दिशा में और घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में आपको 3 दिन तक 2 से 3 बार दिन में हिलाना है। और जहां आपको ये बाल्टी या जहां ये पात्र रख रहे वहां सीधे धूप नहीं आना चाहिए, सीधा पानी नहीं आना चाहिए, ऐसे स्थान पर रखिए जो छायादार स्थान हो। और 3 दिन बाद ये घोल आपका तैयार हो जाएगा। इस घोल को आपको 100 लीटर पानी में मिलाना है और इस 100 लीटर पानी को आप पौधों के जड़ क्षेत्र में डाल सकते हैं और पौधों के ऊपर आप स्प्रे कर सकते हैं। ये सारी सामग्री का जो घोल आपका बन जाएगा, इसमें आपको 100 लीटर पानी मिलाना है और 100 लीटर पानी का आप स्प्रे कर सकते हैं और डाल लो। इसका आप जड़ क्षेत्र में उपयोग कर सकते हैं। इसमें मुख्य बात यह है, यदि इस घोल का उपयोग आप हर 21 दिन में कर रहे हैं मिट्टी के अंदर, तो मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बहुत अच्छी हो जाएगी। यदि आप कंटिन्यूअस 8 से 10 दिन में पौधे के ऊपर एक बार स्प्रे कर रहे हैं, तो गौमूत्र अपनी एक सुगंध छोड़ देता है पत्तियों पर। जब आप गौमूत्र डालते हैं पत्तियों के ऊपर, पौधों के ऊपर, या गोबर डालते हैं या गौमूत्र या गोबर से बना हुआ कोई घोल डालते हैं, तो ये गोबर और गौमूत्र उस पत्ती के ऊपर एक सुगंध को डेवलप कर देती है, उसमें एक सुगंध को जनरेट कर देती है। वो सुगंध ऐसी सुगंध होती है कि मजेदार बात यह है कि ये पत्ती के पास में कीड़े को आने ही नहीं देगा। जब कोई भी कीड़ा पत्ती के ऊपर आता है तो वो पत्ती को अंडे देने से पहले या बच्चे देने से पहले उस पत्ती को ऊपर से और नीचे से सूंघता है। कोई भी कीट का कैरेक्टर है, वो जहां अंडे देगा या जहां वो अपना बच्चे को जन्म देगा, उसको सुरक्षित स्थान चाहिए, तो वो पत्ती को सूंघेगा, ऊपर से सूंघेगा, नीचे से सूंघेगा। उस कीड़े को गोबर और गौमूत्र की जब उसमें से गंध आएगी, कीड़ा हमसे ज्यादा समझदार है, उसने ज्यादा साइंस पढ़ रखा है, तुरंत समझ जाएगा यहाँ बच्चे, यहाँ अंडे की हैचिंग नहीं होगी, और हैचिंग नहीं होगी तो नई जनरेशन नहीं आएगी, और वो वहां पर अपने कीड़े और अपने बच्चे नहीं देगा और उस पत्ती से दूर भाग जाएगा। तो गोबर और गौमूत्र कीड़ों को मारता भी है और कीड़ों को भगाता भी है। इस तरह से आपको उपयोग करना पड़ेगा। मेरा किसान भाइयों से निवेदन है कि आप कभी भी जैविक तत्वों का या जैविक चीजों का उपयोग करें, एक ही बार उपयोग करके परिणाम का उम्मीद ना करें। एक बार आपने गौमूत्र डाल दिया, गोबर डाल दिया और ये उम्मीद ना करें कि कीड़ा मरा ही नहीं, अब तो हम नहीं डालेंगे। आप अगर लगातार गोबर गौमूत्र और डाल रहे हैं खेत में या पत्तियों पे स्प्रे कर रहे हैं, तो मेरा अनुभव रहा है, मैं अनुभव के साथ बात कर रहा हूं, उसमें कीड़े नहीं आएंगे। और जो कीड़े आएंगे उन कीड़ों को आप बहुत आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। चाहे आप येलो ट्रैप के थ्रू कर सकते हैं, चाहे आप फेरोमोन ट्रैप के थ्रू नियंत्रित कर सकते हैं, चाहे आप उनको किसी और जैविक विधि से नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन केमिकल पे आत्मनिर्भरता को कम करें और जैविक चीजें गोबर गौमूत्र को अपनाएं और हमारी खेती के जो खर्च हैं उस खर्च को कम करें और इस खर्च को बचाकर हमारी आमदनी को बढ़ाएं। नीमाशस्त्र, जैसे आपने कीट बीमारी से कीटों को लड़ने के लिए, मिट्टी में देने के लिए, पौधे को कीटों से बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए अमृत जल है, वैसे हम लोग नीमाशस्त्र की बात कर रहे हैं। हम लोग गांव के लोग हैं और गांव में बहुत सारे नीम के पेड़ होते हैं। मैंने कभी किसी जगह नहीं देखा, दुर्भाग्य यह है, बहुत सारी जगह जाता हूँ, सैकड़ों किसानों से मिलता हूँ, हजारों किसानों से मिला हूँ अभी तक, लेकिन कभी कोई किसान ये कहता नहीं मिला कि मैंने एक मेड़ पे नीम का पौधा उगा दिया है, ये नीम का पौधा बड़ा होगा, इससे पत्तियां और निम्बोली मिलेगी और उससे मैं खेती करूंगा। तो दोस्तों, दुनिया में कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो छड़ी आप पर घूम जाए और आपको फायदा हो जाए। फायदे के मॉडल को बनाने के लिए आपको जो रिसोर्स खेती के खर्चे को कम करते हैं उनको खुद डेवलप करना पड़ेंगे। गाय का उपयोग करना पड़ेगा, गोबर का उपयोग करना पड़ेगा, नीम के पौधे को लगाना पड़ेगा, और भी बोगनवेलिया को लगाना पड़ेगा, अन्य और पौधे हैं उनको आपको लगाना पड़ेगा, जो कीट आंकड़े को लगाना पड़ेगा, धतूरे को लगाना पड़ेगा। इनसे कीटों का नियंत्रण आसानी से होता है। दोस्तों, जहां 16,000 रुपए लीटर के केमिकल फेल हो जाते हैं, वहां आम धतूरा और नीम की पत्तियों से बना काढ़ा कीटों को मारने में सक्षम होता है। और कई सारे किसानों के साथ में मेरे प्रयोग रहे हैं कि वो बोलते हैं कि सर 16,000 रुपए लीटर का केमिकल, इसमें हम लोग कोराजन और ये सब डाल दिए हैं लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा है। मैं सीधा उनको बोलता है कि नीम तेल डालो और ये पत्तियों का काढ़ा डालो,
वो पत्तियों के काढ़े से आसानी से कीड़े नियंत्रित होते हैं। दोस्तों वो कीड़े आपके केमिकल के लिए, केमिकल को खा खा के, केमिकल को पी पी के उन्होंने अपनी एक एंटीबॉडी जनरेट कर ली है, उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। उनने रोग प्रतिरोधक जैसे क्षमता मनुष्य में डेवलप होती है, इसी कीटों में डेवलप हो गई कि वो रसायन को खा खा के रसायन के प्रति अपनी बॉडी को इतना डेवलप कर लिया कि कोई भी केमिकल डालो मरता नहीं है। तो आप इन जैविक चीजों का उपयोग करें, ये ना ह्यूमिनिटी को बढ़ने देते हैं और ना कीटों की संतान को, ना जनरेशन को बढ़ने देते हैं। तो जब आप जनरेशन को कम करेंगे तो कीट ऑटोमेटिक कंट्रोल होगा। इस तरह से आप कीटों का नियंत्रित करें। आप नीमाशस्त्र की बात करते हैं, 1 किलो नीम की पत्तियां लें या नीम के फल लें, 1 किलोग्राम 1 लीटर गोमूत्र लें, 1 किलोग्राम नीम फल या पत्तियां लें और उसमें 250 ग्राम गोबर डालें। ये सारी सामग्रियों को एक ड्रम में डालें और इस ड्रम को 48 घंटे आप ढक के रख दें। और ये तैयार जो नीमाशस्त्र हैं इसमें 7 से 10 गुना आप पानी मिलाएं और आप कीटों के ऊपर डालें, कीट आपके नियंत्रित होंगे। आपको एक गुड न्यूज दे रहा हूं, बहुत छोटे सेशन में हम लोग घर में जैविक सब्जियों का उत्पादन कैसे करते हैं वो सारी जानकारियां नहीं हासिल कर पाते हैं। बहुत ही जल्दी मेरे द्वारा लिखी हुई एक बुक आपको मिलने वाली है मार्केट में कुछ ही समय में, जैन दिवाकर कॉलेज में भी आपको उपलब्ध रहेगी। घर में उगाएं जैविक सब्जियां। मैंने इसके अंदर कब कौन सी सब्जी उगाना है, कैसे सब्जी को उगाना है, कौन से कीट को कैसे नियंत्रित करना है, जैविक तरीके से कीटों का कैसे नियंत्रित करना है और तमाम जानकारियां, 40 से अधिक सब्जियों के उत्पादन की तमाम जानकारियां ग्राउंड लेवल से मेरे 5 साल के अनुभव से मैंने इसमें डाली हैं और संपूर्ण समाधान इसके माध्यम से हम आप लोगों को देंगे। और आप ये 200 पेज की अगर बुक पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको किचन गार्डनिंग करने में कोई दिक्कत होगी या कोई समस्या आपकी बाकी बच जाएगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। खेती के जादूगर को सलाम। आज आपको 2000 तेजराम बहुत बहुत धन्यवाद भाई। एक मेरा एक सजेशन था तेजराम जी। हाँ 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 बताइए। हेलो सर निवेदन, क्वेश्चन आवर सेशन आएगा, आप उसमें जरूर पूछिए, बस शुरू होने वाला है। 2014 के बाद मैंने आपको सुना और आज आप में वही तेज है जो 2014 में था। अत्यंत लाभदायक और पूरी तरीके से प्रैक्टिकल जानकारियां सर। निशब्द। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मोदी मैडम ने मेरे को 2014 में सुना था। 2014 में मोदी मैडम मेरे को सुनते हुए आ रहे हैं और आज इन्होंने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बताइए। क्वेश्चन आवर सेशन स्टार्ट करते हैं सर। बहुत सारे सवाल हैं जो बहुत देरी से इंतजार कर रहे हैं जी, और जी। सभी से अनुरोध है एक एक करके आप अपनी समस्याओं के समाधान माननीय नागर सर से लें। धन्यवाद सर। धन्यवाद। मैं हेलो। हाँ सर। हाँ जी बोलिए, आवाज आ रही है। हाँ सर, मैं वेंकटेश बेंगलुरु कर्नाटक से बात कर रहा हूँ। आपका जो प्रस्तुतिकरण है बहुत बढ़िया रहा है। आप उदाहरण के साथ साथ आपने वो एक्सप्लेन किया है, वो सभी भी वो जान सकते हैं। सर मेरे एक सवाल है कि ICAR के द्वारा जो विकसित हुई वो वेस्ट डिकम्पोजर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं सर? हाँ, आप बराबर उसको इस्तेमाल, क्या हो सकता है सर? आप इसको बराबर इस्तेमाल करिए। यह बहुत ज्यादा केचुए उत्पादित करता है मिट्टी में और गृह उद्यान में कई बार हम लोग अपना टेरिस पे जब सब्जियां उगाते हैं तो वो बहुत सारे केचुओं का उत्पादन करता है और केचुए वो मिट्टी से निकल के बाहर आ जाते हैं और वो जब बाहर आते हैं तो पैरों से मर जाते हैं। तो अगर आपको केचुए को अगर आप थोड़ा सा अगर आप केयर कर पाए तो आप उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैंने कई बार इस्तेमाल किया। भी कर सकते हैं सर पेड़ के लिए? हाँ, स्प्रे कर सकते हैं आप। सर मैंने डीकंपोजर का उपयोग किया था सर जी। बताइए। हाँ बताइए। डीकंपोजर का उपयोग करा था, बहुत ही शानदार रिजल्ट है सर लहसुन में इसके। बहुत बढ़िया रिजल्ट हैं। मैंने पिछले 2 साल से उपयोग करता आ रहा हूं और वो मैं आपको इस सेशन के माध्यम से तो नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन मैंने शायद खेत की नई मिट्टी बन जाती है वैसा केचुओं ने रिजल्ट दिया है। कंटिन्यूअस
मिट्टी ही बदल जाएगी। आपके 10 फीट नीचे से मिट्टी लेके आएगा केचुआ और लौ ऊपर की डालेगा। जरूरत नहीं पड़ती है, तो इतनी नमी हो जाती है मिट्टी में कि आप बिल्कुल, मैं मानो भी आपकी नहीं बात से सकते। सहमत हूँ। बिल्कुल हल्की सहमत सी हूँ आपकी हवा बात से। जी जी सर। सहमत हूँ आपकी बात से। मैं 2 साल से उपयोग कर रहा हूँ, बहुत अच्छे परिणाम है। अगला क्वेश्चन बताइए। हेलो तो सर। आपने कहा था सर, वो कि नंबर दे पौधों को दीजिए। सर हाँ बताइए। सर आपने कहा था कि पौधों को 17 तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिंक, बिल्कुल। सल्फर, तो ये हम किस जी। तरह से उसको प्रोवाइड करा सकते हैं, ये जो भोजन पौधे को चाहिए? ये आप है ना निरंतर, आप हर 20 दिन में यदि एक दालों का घोल बनता है, इसके अंदर आपको 4 से 5 तरह, एक तो सिंपल आप जीवामृत जो मैंने बताया आपको, अमृत जल के थ्रू पूर्ति कर सकते हैं। दूसरा जीवामृत के थ्रू कर सकते हैं। तीसरा एक दालों का घोल बनाइए जिसके अंदर घर में खाने वाली दालें हैं, जितनी भी घर में दालें खाई जाती है, 4 से 5 तरह की दालें होती है, मूंग, उड़द, तुअर, ये सबको 50-50 ग्राम लीजिए और इन दालों को एक रात पानी में गलाइए। गलाने के बाद में आपको मिक्सी में चलाना है और 2 दिन पानी में भिगोकर रखना है। और ये 250 ग्राम दालों को आपको 25 लीटर पानी में मिलाना है और 1-1 लीटर पौधों में पानी डालना है। ये आपका न्यूट्रेंट और अमीनो अम्ल की पूर्ति करता है पौधों में। अगला क्वेश्चन बताइए। जी सर, मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है। मैं श्री जय दिवाकर महाविद्यालय का फाइनल ईयर सीड टेक्नोलॉजी का छात्र हूँ। मेरा सवाल आपसे कि सब्जियों को हेलो हाँ बताइए। हेलो आवाज आ रही है? बताइए, आवाज आ रही है आपकी, सुन पा रहा हूँ। जी सर, सब्जियों के पौधे को जब हेलो हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, सुन रहा हूँ। जी सर, सब्जियों को पौधे से निकालते समय क्या पौधे की जब हम तोड़ाई करते हैं, पौधे से हम सब्जियों की जब तोड़ाई करते हैं, कटाई करते हैं, तो उस समय कोई विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि लगातार उत्पादन बना रहे? विशेष ध्यान ये रखना है कि आपको धारदार चाकू से या धारदार किसी ब्लेड से पौधे को कटिंग करना है। बहुत ऐसे जो जिसमें बहुत ज्यादा कर्रियां होती हैं या जिसमें खुरदुरापन होता है धार में, वो उपयोग ना करें जिससे फंगस लगती है। आप धारदार किसी ब्लेड का उपयोग करें। जी सर, एक और सवाल सर मेरा ये है, क्या कुछ विशेष किस्म बताएंगे हाइब्रिड जो हम गृह उद्यान में लगा सकते हैं? हाइब्रिड किस्म बहुत सारी हैं आप, लेकिन मेरे ख्याल से जैसे किचन गार्डनिंग वालों के लिए संभव नहीं हो पाएगा कि वो हाइब्रिड जो मार्केट में आ रहे हैं अच्छे पैकेट्स, वो बड़े महंगे आ रहे हैं। यदि आप जैसे लौकी की बात करें तो 300-400 रुपए का पैकेट आता है। तो मैं कुछ हाइब्रिड्स के नाम बता रहा हूँ। जैसे आप लौकी की किस्म माहिको कंपनी की वरद ले सकते हैं, वरद गोल्ड ले सकते हैं। VNR कंपनी की आप अगर तरोई लगाना चाहते हैं तो आरती लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया है। भिंडी लगाना चाहते हैं तो एडवांटा की राधिका लगा सकते हैं। सर ये गमले से कितना उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है गृह उद्यान में? आवाज नहीं आ पा रहा है सर। हेलो बताइए सर, ये हाइब्रिड वाले जो बीज हैं उनसे वापस बीज तैयार कर सकते हैं क्या? देखिए, नॉर्मल जो चीजें होती हैं आजकल, आवाज आ रही है, कृपया आवाज बंद करें। ये आवाज को बंद करें। हाँ सुन पा रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी सुने। किसान भाइयों का क्वेश्चन है कि जो हाइब्रिड बीज उत्पादन, हाइब्रिड जो है उसका क्या हम उपयोग कर सकते हैं। तो मैंने कई बार हाइब्रिड बीजों को लगाया और उनके बीजों को लगाया, लेकिन इतने अच्छे परिणाम नहीं आए। उसका कारण ये रहता है कि जब हम लोग जिस हाइब्रिड को लगाते हैं ना, तो जब वो हाइब्रिड बनता है तो उसमें मेल लाइन और फीमेल लाइन को क्रॉस करके हाइब्रिड बनाते हैं। उसमें एक मेल लाइन होती है और फीमेल लाइन होती है, उससे अपना F1 सीड बनता है, हाइब्रिड बीज बनता है। और जब हम लोग नॉर्मल जब बीज वो लगाते हैं तो वो जनरेशन आ जाती है F2 जनरेशन, और F2 जनरेशन में उसके कैरेक्टर्स बदल जाते हैं। जो F1 जनरेशन में होते हैं F2 में बदल जाते हैं। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि आप हाइब्रिड बीजों को बाजार से खरीदना पड़ेगा, उसको नहीं कर सकते हैं, ये ऐसा नहीं होता है। सर ये चप्पन कद्दू कहाँ मिलेगा? चप्पन कद्दू का बीज चाहिए हमको। ICR में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। मैं इसका कांटेक्ट नंबर प्रोवाइड करा दूंगा ग्रुप में। जी कांटेक्ट नंबर दे दीजिएगा सर, वो डिलीवरी कर सकते हैं ना यहाँ? मैं कांटेक्ट नंबर प्रोवाइड ग्रुप में करवा दूंगा। हाँ बताइए अगला क्वेश्चन। हाइड्रोपोनिक के बारे में नासिक से बात कर रहा हूँ। हाइड्रोपोनिक्स कल चर्चा होगी, आज नहीं।
अच्छा अच्छा ठीक है, ओके ओके। हाँ, हेलो। आप बताइए आवाज आ रही है? हाँ, नासिक से बात कर रहा हूँ। ये फफूंद नाशक और फंगिसाइड ऑर्गेनिक में मोस्टली क्या प्रोवाइड करेंगे आप? सर सबसे बेहतर परिणाम जो मैंने पाया है फफूंद नाशक में, आप मिट्टी में ट्राइकोडर्मा और माइकोराइजा घोल का उपयोग करें। आप 1 किलो ट्राइकोडर्मा पाउडर ले, उसको 200 लीटर पानी में डाले, 2 किलोग्राम गुड़ डाले और इस घोल को 7 दिन तक रखे और उसके बाद ये घोल का आप 1 एकड़ क्षेत्रफल में उपयोग करें। ये बहुत अच्छा परिणाम देगा। इसी तरह से आपको जो है माइकोराइजा का उपयोग करना है। स्प्रे के लिए बताइए ना। स्प्रे के लिए भी आप सर ट्राइकोडर्मा और माइकोराइजा का उपयोग कर सकते हैं सर, आसानी से कर। और स्प्रे के लिए मैं बता रहा हूँ, एक आसान तरीका बता रहा हूँ। जो हमारे खेत के आसपास एक झाड़ी होती है जिसको हम एस्परजिलस नोडोसम कहते हैं। उस जब आप गूगल पे डालेंगे एस्परजिलस नोडोसम, जो एक चमकीले कलर की झाड़ी होती है, उसमें छोटे छोटे फूल आते हैं। इसकी पत्तियां को ले, इन पत्तियों को आप है ना पानी में रखे और गोमूत्र में रखे और उबाले, इनका काढ़ा बनाएं और काढ़ा बनाने के बाद में इसका स्प्रे करें। आश्चर्यजनक परिणाम है एस्परजिलस नोडोसम। हेलो सर। बताइए। हेलो सर। जी बोलिए आप। हाँ, ये जो आपने बोलिए। दालों का बताया कि 5 दालों को मिक्स करके जो भिगो के पीस के तैयार करेंगे, तो इनको कितने लीटर पानी में मिलाना है? इनको आप 2 लीटर 3 लीटर पानी में मिला लें। और इसको कितने कुंडों में डाल सकते हैं? आप आगे चल के इस पानी को 25 लीटर पानी में मिलाएं। 250 ग्राम जो आपका वजन होगा, दालों का वजन 250 ग्राम रहेगा। 2 से 3 लीटर पानी, इनिशियली 2-3 लीटर पानी होगा। इस पानी को 25 लीटर में मिलाए और 25 लीटर पानी से 1-1 लीटर पानी डाले आप पौधे में, 1-1 लीटर। अच्छा सर, मतलब कुंडों में डाल सकती हूँ ना? हाँ, कुंडों में डाल सकते हैं आप, और वैसे भी आप जनरल फ्रूट वाले में भी डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए। एस्परजिलस नोडोसम का जो है प्रमाण कैसा रहेगा? पत्ता और गोमूत्र का प्रमाण कैसा लेना पड़ेगा? सर इसके लिए है ना, अंदाजन बताइए, कोई दिक्कत। सर आप 1 लीटर गोमूत्र ले, 10 लीटर पानी ले और 1 किलोग्राम करीब आप वो पत्तियां ले। हाँ। सर मेरा है ना, मेरा स्क्रीन के ऊपर नंबर है, ये कंप्लीट आपको मैं भेज दूंगा। आप ये नंबर नोट कर लीजिए। मैं कंप्लीट इसका डिटेल्स आपको भेज दूंगा। सर ये लंबा डिटेल है। सर एक क्वेश्चन और पूछना है कि मैं ना बिलपत्र लगाती हूँ मेरे कुंडों में, मुझे बड़ा शौक है बिलपत्र का, लेकिन इतने ग्रो अप नहीं होते, इतने आते नहीं है, उसके लिए क्या करूँ? मैंने गमले में किस तरीके सब्जियां लगाना है, गमला कैसे भरना है, गमले की मिट्टी कैसे तैयार करते हैं, बस वो बातों का ध्यान रखें आप। कोई भी सब्जी बहुत अच्छी होगी। वो आपने कौन कौन सी बातों का ध्यान नहीं रखा, आपने जो बातों का ध्यान नहीं रखा है उन बातों का ध्यान रखिए। बहुत अच्छी सब्जी। वो बिलपत्र के लिए सर, और कुछ नहीं, बिलपत्र और तुलसा जी। हेलो जी। ओझा ताई का नंबर दे दें। नमस्ते। हेलो ओझा ताई का नंबर दें। हेलो, ओझा ताई का नंबर ग्रुप में शेयर किया जाएगा। हेलो जी बताइए। हेलो नमस्कार, मैंने शेयर कर दिया है उसको। ओझा ताई का नंबर मैंने शेयर कर दिया। हेलो, चलिए जी बताइए। हेलो नमस्ते जी बताइए। हाँ जी नमस्ते, बताइए। हाँ सर, मैं बद्रीनागर। हाँ बद्रीनागर बोलिए। हाँ सर, हम हर साल जैसे कि वो टमाटर की रोप लगाते हैं। बद्रीनागर बोलिए। बद्रीनागर क्या समस्या है? सर हम प्रतिवर्ष वो टमाटर की फसल लगाते हैं, तो बीते कुछ मतलब 4-5 साल से सर उसमें ब्लाइट नामक की एक समस्या आ रही है, और वो ब्लाइट पूरे प्लांट को खत्म कर देती है, और 4-5 साल से तो कुछ उत्पादन नहीं मिल रहा और सारे पौधे नष्ट हो जाते हैं। तो मैंने आपको एक न्यूट्रेंट के ऊपर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बताया है कि आप बैलेंस न्यूट्रेंट का उपयोग करें। यदि आपका बैलेंस न्यूट्रेंट है तो आपकी कई सारी बीमारियां नहीं आएगी। आप बैलेंस न्यूट्रेंट का उपयोग नहीं कर रहे हैं खेती में, अनबैलेंस फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, ट्रॉली भर के फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, उस वजह से कई सारी समस्या हो रही है। आपकी मिट्टी का पीएच चेक करवाइए और ईसी चेक करवाइए। यदि मिट्टी का पीएच और ईसी अच्छा नहीं है तो उसमें ब्लाइट आएगा। ईसी और पीएच के लिए मेंटेन करने के लिए आपको सजेशन दिए जाएंगे भविष्य में। और सर एक और क्वेश्चन था। हाँ बताइए। सर वो बैंगन में फ्रूट बोरर काफी लग रहा है सर, तो हमने पूरे सारे इंसेक्टिसाइड डाले, कोई कंट्रोल नहीं हो रहा।
फ्रूट ब्रोअर के लिए आपको कंटिन्यूअस डेली स्प्रे करना रहेंगे बेबेरिनिया वेसेनिया का। बेबेरिनिया बेसेनिया एक जैविक कीटनाशक है जो कीटों के अंदर फफूंद को जनरेट करता है। जो कीट आपके लिए समस्या उत्पन्न करता है वो फफूंद जो बेबेरिया बेसेनिया है वो कीटों के लिए समस्या उत्पन्न करता है। आप बेबेरिनिया बेसेनिया का उपयोग कर सकते हैं। सर ये कहाँ पे मिलेगा? ये मार्केट में मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा साहब। ओके सर। सर मिर्ची में पत्ते मुड़ रहे हैं, उसका क्या उपयोग है? उपाय है देसी जैविक उपाय? जैविक उपाय, आप मिर्ची में यदि पत्तियां मुड़ रही हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा नीम ऑयल और माइक्रो न्यूट्रेंट का उपयोग करना है। माइक्रो न्यूट्रेंट, नीम ऑयल के साथ माइक्रो न्यूट्रेंट और थोड़ा सा गोमूत्र, इसका उपयोग करें और नीचे जीवामृत का और अमृत जल का उपयोग करें। आप हेलो, नीम ऑयल नहीं डाला जी, बताइए। हेलो, मैं एकदम नए तरीके, मतलब बिल्कुल नई हूँ और अभी मुझे शुरू करनी है किचन गार्डनिंग। तो मुझे क्या 3 महीने इंतजार करना पड़ेगा खाद बनाने के लिए, या कोई रेडीमेड खाद? नहीं, आपको इंतजार नहीं करना है। आपको मिट्टी लेना है और उसमें कई सारी नर्सरियों पर गोबर खाद उपलब्ध होते हैं। उस गोबर खाद के अंदर आपको ट्राइकोडर्मा मिक्स करना है और ट्राइकोडर्मा मिक्स करने के बाद में फिर आपको ये जो मैंने जिस तरह से आपको बताया है कि किस तरह से गमले की मिट्टी तैयार होगी, वैसा आपको तैयार करके तुरंत आप लगा सकते हैं। और आपने बहुत सुंदर वर्णन किया, हमें तो बिल्कुल नए हैं इसमें, पर काफी कुछ समझ आ गया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समझा। वेलकम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए। सर मैं श्यामनारायण बोल रहा हूँ सर, मैं एक स्टूडेंट हूँ जी, बताइए। सर मुझे किचन गार्डनिंग स्टार्ट करनी है टेरेस के ऊपर, तो मैं कैसे कर सकता हूँ उसको अच्छे से? ये पूरा मैंने आपको विस्तृत वर्णन बताया, आपने मेरी पीडीएफ को समझा होगा, पूरा विस्तृत वर्णन है। चलिए, सभी की समस्याओं के समाधान यदि हो गए हो तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बताइए। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। सर मैं उज्जैन से पूजा नागर बोल रही हूँ। जी पूजा जी बोलिए, आप कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं। और जी बताइए। हमारे घर के सामने तुलसी का पौधा है, उसमें व्हाइट फ्लाई हो गई है, तो उसके कंट्रोल के लिए कुछ? गोमूत्र और नीम ऑयल का उपयोग करें। आप गोमूत्र का उपयोग करें और नीम तेल का उपयोग करें कंटिन्यूअस। 1 सप्ताह में 2 बार नीम ऑयल डालें, तुरंत नियंत्रित हो जाएगा। तो ट्राइकोडर्मा रासायनिक के जैविक पदार्थ लगी हुई है, तो उसमें भी बहुत व्हाइट फ्लाई हो गई, उसके लिए भी यही कर सकते हैं? हाँ, यही नीम तेल का उपयोग करें। मैं ट्राइकोडर्मा जैविक इसमें वायरस आया है इसमें, बताइए। हाँ जी सर, नमस्ते। सर लाल चींटियां हो रही है प्लांट्स में, उसके लिए क्या कर सकते हैं? लाल चींटियां हो रही है, उसके लिए आप नीचे नीम तेल डालें। पानी के अंदर 3 ml नीम तेल डालें और 3 ml नीम तेल वाला घोल आप प्लांट्स में नीचे डालें और थोड़ा ट्राइकोडर्मा पाउडर डालें नीचे। जी बताइए। और नए हेलो, हाँ, गुड इवनिंग, बताइए। कुछ लोगों के माइक ऑन है, कृपया उनको ऑफ करें। डिस्टर्ब हो रहा है, माइक को ऑफ करें। मटर लगाने के लिए टाइम कौन सा ठीक रहेगा नागर जी? सर मटर आपके पानी के ऊपर डिपेंड करता है और कल्चरल प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। सर यदि आप बेड बना के लगा रहे हैं तो सितंबर अक्टूबर में भी लगा सकते हैं साहब। धन्यवाद जी, बेड बना के लगा सकते हैं, पानी नहीं भरना चाहिए मटर में। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग, बोलिए आप। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने बताया कि वेस्ट मटेरियल से हम लोग कंपोस्ट में यूज कर सकते हैं, उसका मतलब कंपोस्ट बनाएंगे और प्लांट्स के लिए। तो सर अपन जो फ्रूट्स यूज करते हैं, जैसे आपने बनाना यूज किया अभी सीजनल फ्रूट्स के, तो सर उसके छिलकों का भी कंपोस्ट में हम यूज कर सकते हैं? एकदम क्रशिंग करके उससे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। मैंने स्पेशल छिलकों का बताया है कि सब्जियों के छिलके और फल के छिलकों को बारीक बारीक तोड़ना है, बारीक बारीक काटना है, छोटे पार्ट में डिवाइड करना है और आपको मिट्टी के साथ मिला के रखना है, तो कंपोस्ट बन जाएगा। और हल्का, अगर इसमें आप हल्का ट्राइकोडर्मा डालते हैं तो जल्दी बन जाएगा खाद। बताइए। थैंक यू सो मच सर। गमले के लिए एवरेज क्वांटिटी परसेंटेज कंपोस्ट और मिट्टी का क्या परसेंटेज लेना पड़ेगा शॉर्टकट? सर मैंने कंप्लीटली ये स्लाइड आपको दिखाई है। सर इसमें 40% मिट्टी, 40% गोबर खाद,
20% कोकोपीट, 25 ग्राम नीम खली, 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा, ये सारा एक गमले के लिए सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर। बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक कोई भी बोलिए, एक कोई भी। मैं सुदामा धाकड़ बोल रहा हूँ सर। हाँ सुदामा धाकड़ जी, बताइए आप कैसे हैं? सर बहुत अच्छा हूँ सर मैं। हाँ बताइए, क्या क्वेश्चन है आपका? सर हमारा ये दिक्कत था कि सर वो मिर्ची में वायरस आ रहा, सर वो कैसे कंट्रोल हो सकता है? मैंने वायरस के लिए और ब्लाइट के लिए आपको बताया कि आप है ना बैलेंस फर्टिलाइजर का यूज करें। जहां आपको बैलेंस फर्टिलाइजर होगा, कोई वायरस और कोई बीमारियां नहीं आएगी। यदि मिट्टी हेल्दी है और पीएच इसी मेंटेन है तो वायरस नहीं आएगा। और ज्यादा से ज्यादा नीम तेल का उपयोग करें आप, नीम तेल और माइक्रोन्यूट्रेंट। और नीचे आप जीवामृत और अमृत जल का उपयोग करें, जीवामृत और अमृत जल, जो पौधे की इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। अगर सर अगर मिर्ची मल्चिंग में होगी तो वायरस आने का चांस लगेगा? हाँ रहेगा चांस। मिर्ची में वायरस, मल्चिंग का और वायरस का कोई रिलेशन नहीं है। आएगा वायरस, अगर मल्चिंग लगी रहती है तो भी आता है कई बार वायरस, इसलिए आप बच के रहे थोड़ा। अगला क्वेश्चन बताइए। धन्यवाद सर। मुझे लगता है सभी के समाधान हो गए होंगे। हेलो। हेलो। हाँ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए बोलिए। सर जो एलोवेरा का पौधा है वो सूख जाता है, उसमें नीम को मिट्टी भी डाली है और गोबर की खाद भी डाली है, बट सूख जाता है जल्दी। सर है ना, मैंने गमले में मिट्टी किस तरीके से भरना, क्या क्या ध्यान रखना है, वो चीज को आप अपनाए, कुछ नहीं होगा। और उसमें नीम खली और ट्राइकोडर्मा का उपयोग करें। सर गमले में अगर हम फ्रूट लगाते हैं, फल के पौधे, तो उसके लिए भी ये जो बताया परसेंटेज आपने वही लगाना है या कुछ चेंज करना है? क्योंकि ज्यादा लगा सकते हैं, बरसों तक रहते हैं ना हमारे फ्रूट। आप इसमें लगा सकते हैं, फल भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज यही रखने का है क्या? 40%? हाँ यही परसेंट, 20% is accurate percent for all crop, all fruits and overall crops. Yes, 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 yes. Okay, thank you sir. Welcome. थैंक यू सर। कल आंसर क्वेश्चन के आंसर दे देंगे सर। गार्डिंग है ने। जी 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 धाकड़ सर जी, वेलकम सर जी। हाँ कल सर कर लें बाकी क्वेश्चन आंसर जी। ओके सर, ओके, आप विराम दें। हम सभी को अपने समस्याओं के समाधान मिल चुके होंगे। अब आभार व्यक्त करने के लिए मैं अपराध सर को सादर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और आभार व्यक्त करें। अपराध सर जी। धन्यवाद मैम। हेलो मैम। प्लीज प्लीज बाकी का कल करिएगा, आभार व्यक्त करिए अपराध सर प्लीज। मैं प्रोफेसर अबरार खान श्री जैन दिवाकर महाविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभारी हूं आज के मुख्य अतिथि विद्वान श्री तेजराम जी नागर का, जिन्होंने अपने उद्भवन से शहरी कृषि एवं किचन गार्डनिंग के विषय पर अपने ज्ञान से हमें लाभान्वित किया। साथ ही मैं आभारी हूँ हमारे निर्देशक आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र जी धाकड़ का व प्राचार्य महोदय डॉक्टर संगीता जी भारू का एवं प्रशासनिक अधिकारी मयंक जी बाथुर का, कार्यक्रम संचालक डॉक्टर अनुपमा मोदी का, वो समस्त जैन दिवाकर महाविद्यालय परिवार का। साथ ही मैं आभारी हूँ समस्त कार्यशाला में उपस्थित सहभागियों का, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से कार्यशाला को सफल बनाया। धन्यवाद मैम। धन्यवाद सर। कल हाइड्रोपोनिक्स पर बहुत ही शानदार विधा पर सर का व्याख्यान होगा और कल बिना औपचारिकता के 3:30 पर 3:30 बजे व्याख्यान माला शुरू होगी, जिसमें आप सभी उपस्थित रहें और जितनी संख्या में आप उपस्थित हो सकते हैं और जो भी आपकी समस्याओं के समाधान है कल और भी पूछ लीजिएगा। माफी चाहती हूँ। कल 3:30 बजे हाइड्रोपोनिक्स विधा पर आप सभी सादर आमंत्रित हैं। नमस्कार। नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सभी का बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। खेती के जादूगर को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय देखो ना।